हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ स्टडी यूटी एजुकेशन डेडिकेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो हम लोग यहाँ पे न्यू सीरीज को स्टार्ट किए हैं। इससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोग देख लिए हैं कि हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आरआरबी जेई यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट आता है उसके लिए हम लोग कंप्लीट बैच को ला रहे हैं। कंप्लीट सीरीज यहाँ पे आएगा। टोटल आपका लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज टोटल रहेगा और ये आपका टोटल रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। तो आप सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और मैं प्रोवाइड करने के पीछे लॉजिक ये है कि कहीं पे भी आज के टाइम पे क्या हो जाता है कि कोई भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर कोई जैसे एसएससी जेई होगा, आरआरबी जेई होगा, फिर अदर कोई स्टेट का जेई वगैरह हो गया, यूट्यूब में आपको मिल जाता है वीडियो। बट वो पर्टिकुलर वीडियो जो रहता है वो कुछ ही रहता है, लाइक 10 रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। हर सब्जेक्ट को कंप्लीट नहीं कराया जाता है क्योंकि लॉजिक ही है, बिजनेस ही इसी तरह का चलाया जाता है कि आपको 40 लेक्चर दे दिया जाएगा, ठीक है। हाफ सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा जिसमें 5 सब्जेक्ट और 6 सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कर लेगा, लेकिन रिमेनिंग जो सब्जेक्ट रहता है वो सारे को कंप्लीट नहीं किया जाता। फिर आपको बोला जाता है सब्सक्रिप्शन लो या फिर प्लस कोर्स में आप जाओ, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होने वाला है। और एज बहुत सारे स्टूडेंट को पता है कि अनअकैडमी हम छोड़ने के पीछे यही लॉजिक है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि हम चाहते हैं ये इसलिए हैं पढ़ाना बिकॉज हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, वैसे सारे बच्चों जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको हम कम से कम में प्रोवाइड करें या फिर फ्री में प्रोवाइड करें और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करें ताकि वो अपना जॉब ले सके, अपने करियर को सुधारे, अपने फैमिली को और अपने विलेज को थोड़ा सा तरक्की करे और सभी जो है वो खुश रहे। तो ये मेरा लॉजिक है, इस बेसिस में हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये कंप्लीट आपको फ्री मिलेगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में टोटल सिलेबस के बारे में आपको बता दिया हूँ। सीबीटी 1 में क्या पूछा जाता है, कितना नंबर का रहता है, सीबीटी 2 में कितना पूछा जाता है। देन हम लोग बात किए थे कि सिलेबस कैसा, पैटर्न कैसा रहेगा। इसके अलावा हम लोग बात किए थे कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, कितना लेक्चर आएगा पर सब्जेक्ट वाइज में, टोटल कितना लेक्चर आएगा, सारा चीज़ मैं डिस्कस कर दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। वो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो। और ये एक तरह से वो आपका 0-0 क्लास था, यानी कि 0 क्लास था, उसमें से इंट्रोडक्शन ये आपका फर्स्ट क्लास हो जाएगा। और हम लोग जो फर्स्ट सब्जेक्ट को ले रहे हैं दैट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। सोम को हम लोग पहले उठा रहे हैं, यानी कि सबसे पहले हम लोग ट्राई करेंगे सोम को करेंगे, ठीक है। सोम को कंप्लीट करने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कोई भी आएगा आप लोग जैसा बोलेगा उस बेसिस पे हम लोग जाएंगे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, वैकेंसी के बारे में मैं उसी वीडियो में बता दिया हूँ, बट 100% वैकेंसी आएगी। बहुत ज़्यादा चांस था और बहुत ज़्यादा बात भी हो रहा था क्योंकि हम लोग हैं उस फील्ड में, हम लोग जॉब करते हैं, तो हम लोग को पता है कि इसकी वैकेंसी आने वाली थी। 2021 में बात हो रहा था आरआरबी जेई का और बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, हज़ारों में आने वाले, 2-3 हज़ार में आने वाले, जो कि एसएससी जेई से 20-30 गुना ज़्यादा होगा क्योंकि एसएससी जेई में आपका 15-20-30 रहता है ओनली वैकेंसी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। कभी कभी तो 3-4 भी हो जाता है, इतना कम। तो आरआरबी जेई में उस बेसिस पे बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा एक अच्छा खासा आप लोग के लिए चांस है कि उसको आप निकालो जो। अब कब आएगी, 2021 में आने वाला था, बट ड्यू टू पेंडेमिक, इस पेंडेमिक के चलते कोविड-19 जो है सिचुएशन, उसके चलते तो कुछ भी, कोई भी चीज़, कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये जैसे खत्म होगा उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, राइट। और ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन देखने के बाद आप प्रिपरेशन करो, उसमें आप पीछे रह जाओगे। मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि ओनली फॉर आरआरबी जेई के लिए ये लाया हूँ, उसकी लॉजिक ये है कि देखो होता क्या है कि अगर मैं एसएससी जेई का बात करूँ, एसएससी जेई, तो एसएससी जेई और आरआरबी जेई के सिलेबस में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। एसएससी जेई में बहुत सारा ऐसा टॉपिक्स है जो कि आरआरबी जेई में नहीं है, तो आप उसी टॉपिक को फोकस करके पढ़ो या फिर आप सेपरेट नोट्स बना लो जो कि आपका आरआरबी जेई में है, ताकि वो चीज़ को आपको एग्जाम में निकालने में हेल्प करता है। क्योंकि अभी के टाइम पे स्मार्ट स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एकदम फॉलो करो, स्ट्रिक्टली फॉलो करो अपने सिलेबस को, जो टॉपिक दिया है उसको एकदम डेप्थ तक जाओ, ठीक है। वैसे टॉपिक को छुओ ही नहीं या फिर पढ़ो ही नहीं जो पूछा ही नहीं जाता है, वो आपका टाइम वेस्ट कहलाएगा। तो हम लोग अभी एसएससी जेई, आरआरबी जेई को लेकर कर रहे हैं और हाँ बहुत ही जल्द हम लोग लाने वाले हैं आपका एसएससी जेई का भी बैच, ठीक है। वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। हम लोग 3 बैच चलाने वाले हैं, एक आ गया एसएससी जेई का, एक आएगा आपका आरआरबी जेई का जो स्टार्ट हो गया है, एक आएगा ऑल इंडियन, ऑल जो स्टेट का होता है जेई, ठीक है, ऑल स्टेट जेई और ए लेवल का था, 3 चलेगा, ठीक है। तीनों चलेगा, तीनों आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रिस्पॉन्स देते हो, आपका कमेंट कितना का वैल्यूबल होगा, कितना हेल्पफुल होगा, आप लोगों को कैसा कितना पसंद आएगा, आप लोग कितना शेयर करते हो स्टूडेंट तक को। क्योंकि हम इसीलिए स्टार्ट ही किए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक हम चाहते हैं कि पहुँचे अच्छा से अच्छा कंटेंट। क्योंकि होता क्या, अच्छा टीचर कहीं कहीं प्लेटफॉर्म में रहता है, वहाँ पे कॉस्ट इतना ज़्यादा रहता है कि वो लोग उस चीज़ को नहीं अवेल कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं वही कंटेंट को, इसीलिए मैं अनअकैडमी वगैरह अलग प्लेटफॉर्म में नहीं गए हैं, ताकि वो कंटेंट को हम कम से कम में या फिर फ्री में प्रोवाइड करें, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को।
फर्स्ट आपका लेक्चर। सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका सिलेबस जो दिया गया है ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है रेलवे का। देखो यहाँ पे लोगो भी है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक है, ध्यान से देखना। मैं जूम करके आप लोग को दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, ठीक है। फिर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। और एक चीज याद रखना कि आरआरबी जेई का सिलेबस जो है बहुत ही कम है, बहुत कम है। एसएससी जेई की अगर तुलना करेंगे तो एसएससी जेई से इसमें जो है 50% कम है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एसएससी जेई में मेरा लेक्चर जो आएगा टोटल वो 300 पार हो सकता है, लेकिन आरआरबी जेई में 100 ही आएगा, 100 प्लस में हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही कम पढ़ना रहता है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको जीएस वगैरह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं? उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा आपको। तो इस बेसिस पे इसमें सिलेबस बहुत ही कम है। तो हाँ, लेकिन जितना सिलेबस है उससे मैं ज़्यादा ही पढ़ाऊंगा, और जो भी पढ़ाऊंगा पूरा डेप्थ वाइज पढ़ाऊंगा ताकि क्लियर हो जाए, कभी भी वो छूटे ना, चाहे न्यूमेरिकल हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर थ्योरी क्यों ना हो। तो देखो यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, उसका डायग्राम है। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, एफओएस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग थर्मल के बारे में बात करते हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या हो जाता है, स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाता है, फिर प्रूफ रेजिलेंस, मॉडल ऑफ रेजिलेंस। फिर हम लोग बात करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, एसएफडी और बीएमडी के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे उस चीज़ यहाँ पे दिया गया है, एसएफडी बीएमडी। फिर यहाँ पे उसी में आ जाएगा कैंटिलीवर बीम, सिंपली टाइप्स ऑफ बीम के बारे में, कंटिन्यूअस बीम, ओवर हैंगिंग बीम, फिक्स बीम, हम लोग सारा कुछ जो नहीं दिया उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर टॉर्सन आपको पढ़ना है, एंड लास्टली आपको थिन सिलेंडर। देखो यहाँ पे थिन है, थिक नहीं है। उसके अलावा जो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन आपको नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक को, मोर सर्किल जो रहता है यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, वो भी आपका नहीं दिया गया है। तो बहुत सारे टॉपिक को इसमें नहीं दिया गया है। तो ये सारे चीज जो है ये आप लोग लिख लीजिएगा जब भी आप नोट्स बनाइएगा। अब इस बेसिस पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेनली ये सारे जो है कौन कौन सा टॉपिक को ये टच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बना देता हूँ कि कौन कौन सा हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो पहला जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, सॉरी आई मीन जो सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, चैप्टर बोलो, चैप्टर जो पढ़ेंगे दैट इज योर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आप वो तो देख ही लिए कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन था, तो एक तो ये आपका हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिबल और विकृति। विकृति मीन्स होता है स्ट्रेन और प्रतिबल मतलब स्ट्रेस, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी होंगे डिप्लोमा वाले, तो मैं ट्राई करूंगा हिंदी इंग्लिश लेने का, ठीक है। सेकंड आपका जो चैप्टर आ जाता है दैट इज योर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। क्या आ जाता है आपका, प्रॉपर्टीज। इसको हम लोग वैसे मटेरियल साइंस में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसको मैं वैसे क्लियर करा भी दिया हूँ। तो प्रॉपर्टी यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी मीन्स होता है गुण, यानी पदार्थ का गुण। इसमें क्या क्या आ जाएगा, जैसे आपका इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलियाबिलिटी, हार्डनेस हो गया। देन आपका आएगा जैसे स्ट्रेंथ होता है, फिर आपका टफनेस आ जाएगा, फटीग आ जाएगा। तो ढेर सारा मटेरियल जो रहता है उसका प्रॉपर्टी, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, राइट। ओके, देन आ जाता थर्ड नंबर में आपका जो चैप्टर दैट इज योर शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्या जाता है, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, यानी कि एसएफडी एंड बीएमडी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग मरोड़ एंड नमन। बेंडिंग मोमेंट को बोलते हैं नमन और शेयर फोर्स डायग्राम बोलते हैं मरोड़, ठीक है। ओके, फोर्थ नंबर बात करेंगे हम लोग टॉर्सन का। टॉर्सन क्या हो जाता है, जैसे हम लोग टॉर्क लगाते हैं, टॉर्क क्या हो जाता है, ये मान लो कि कोई भी बार है, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, तो इस फोर्स के चलते, ये जो फोर्स होता है इसके चलते क्या हो जाता है, ये यहाँ पे रोटेट करेगा, ठीक है। अगर हम लोग इस तरह करके अगर सर्कुलर कोई फोर्स लगा रहे हैं, एक सेकंड, ठीक है, तो अगर हम लोग टॉर्क, आप लोग पता होगा, तो टॉर्क हम लोग जब निकालते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है, यानी कि ये जो यहाँ तक का डिस्टेंस है इसको हम लोग डी लेते हैं, और ये जो फोर्स होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी यहाँ 90 डिग्री, तो दिस इज कॉल योर टॉर्क। तो टॉर्क के चलते उस बॉडी में कितना डिफ्लेक्शन आएगा उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, कौन सा आपका चैप्टर में, टॉर्सन में, ठीक है। तो हम लोग टॉर्सन के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका आ जाता है 5 नंबर में बेंडिंग, आप देखे होंगे बेंडिंग था, तो हम लोग बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में देखेंगे। बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाता है और क्या डिफरेंस होता है दोनों में, टॉर्सन में और बेंडिंग में। टॉर्सन में कि मैंने क्या कहा, टॉर्क लगा के जब उसमें बेंडिंग बॉडी में डिफ्लेक्शन आ जाता है या डिफॉर्मेशन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड योर टॉर्सन। बेंडिंग स्ट्रेस क्या हो जाता है, जब हम लोग बेंडिंग मोमेंट से, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट से उसके बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाता है, उस बॉडी में डिफॉर्मेशन आ जाता है, तब हम लोग बोलते हैं उसको बेंडिंग स्ट्रेस। हम लोग दोनों के बीच में बहुत अच्छा डिफरेंस भी देखेंगे, अभी तो बस इनिशियल ही है, आप समझ लो। मैं ऐसा बताऊंगा कि लाइव भर आप नहीं भूलिएगा, और बहुत ही इजी में, एकदम आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा, फिगर वाइज। देखिए बहुत सारा इसी के लिए, देखिए यहाँ पे हर वो फिगर को, चाहे पुल है, पुश है, कौन सा कंप्रेसिव हो जाता है, कौन रिजिड हो जाता है, टेंशन, कंप्रेशन, शेयर, हर तरह का एग्जाम्पल हम रियल लाइफ में जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, टेंशन का, कंप्रेशन का, ठीक है, यहाँ पे देख लो शेयर का, वो सारे चीज को आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आप लोग फील कर पाओगे सब्जेक्ट को कि भाई क्या होता है, ठीक है।
ओके और यहाँ पे आपको जो मिलेगा कंटेंट वो आप समझ लो कि 100% से भी ज़्यादा मिलने वाला है। मैं इसमें बहुत ज़ोरदार मेहनत किया हूँ, सिलेबस पूरा रिसर्च किया हूँ, कैसा पूछा जाता है, कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, मैं एकदम स्ट्रिक्टली उसी को फॉलो करूँगा। इसमें ना तो आपको एसएससी जेई का कोई पार्ट को मैं लाऊंगा, नो ऑल इंडिया लेवल का एजेई, सिर्फ आरआरबी जेई को ही फोकस करूँगा। जब एसएससी आएगा जेई तब उसको मैं पढ़ाऊँगा। और आप लोग अगर नोट्स बनाएंगे तो जैसे मान लो आरआरबी जेई का बना रहे हो, लेट सपोज आरआरबी, एक सेकंड में अभी तो इसको बता ही देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं अभी बता देता हूँ, जैसे आरआरबी जेई का आप सिलेबस अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। आरआरबी जेई, सॉरी बार बार क्या आ रहा है, 1 मिनट, आरआरबी जेई। तो अगर आरआरबी जेई का टोटल सिलेबस आप देख लिए, कॉपी में नोट्स प्रिपेयर कर दिए, चलो ठीक है। मान लो नोट्स हम प्रिपेयर कर लिए, अब सर जब हम एसएससी जेई पढ़ाएंगे तब क्या करेंगे, तो एसएससी जेई में वो सारे टॉपिक जो मैं आरआरबी जेई में पढ़ा रखा हूँ उसको आप उसको मत लिखिएगा, क्योंकि वो तो कॉमन है। तो आप वो सारा चीज़ देखिएगा जो नहीं आपका रहेगा, जो थोड़ा सा हटके रहेगा, और मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक हम लोग आरआरबी जेई में पढ़ दिए हैं, तो उस बेसिस पे आप नोट्स भी प्रिपेयर आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 6 बेंडिंग स्ट्रेसेस हो गया। लास्ट आपका बन जाता है थिन सिलेंडर, बस, यानी थिन प्रेशर वेसल भी बोल सकते हैं इसको, प्रेशर वेसल, थिन प्रेशर वेसल, या फिर बोल सकते हैं इसको थिन सिलेंड्रिकल, ठीक है। यानी कि ये आपका रहेगा, जबकि यहाँ पे थिक आपको पढ़ना नहीं है। तो एकदम सिंपल, मात्र 6 टॉपिक है और इसमें 15 लेक्चर मोर देन इनफ होगा। मैं चाहा तो इसको 4 लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकता हूँ, 4 से 5 में। स्टेशन स्टैंड में 2 लेक्चर आएगा आपका, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में 1 में खत्म, बेंडिंग स्ट्रेस में आपका 2 में खत्म, टॉर्सन में 1, इसमें 1 और इसमें 1, तो कम आएगा। लेकिन मैं लाऊंगा आपका 15 लेक्चर, कितना लाऊंगा आपका 15 लेक्चर, 15 लेक्चर। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जैसे स्टेशन स्टैंड में ही मैं 3-4 लाऊंगा, बात समझ में आए, ताकि अच्छा से आप समझ पाओ। और इंपॉर्टेंट चैप्टर याद रखना, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। यहाँ से क्वेश्चन तो 100% रहेगा। कोई भी एग्जामिनेशन अगर मैकेनिकल से की हो, चाहे एसएससी हो, आरआरबी जेई हो, ऑल स्टेट लेवल में कोई हो, डीआरडीओ का, इसरो का एग्जाम हो, हर जगह पे प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल से और स्ट्रेन एंड स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो इन दोनों को सब्जेक्ट को तो बहुत ही डेफली देखना है। फिर आप 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है एसएमडी बीएमडी से, बहुत ही। और एक चीज़ ध्यान रखना कि आरआरबी जेई में एकदम बच्चा बच्चा आपको क्वेश्चन पूछेगा। जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखिएगा कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं जितना बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा है, उतना कर लोगे तो गलती से भी नहीं छूटेगा आपसे क्वेश्चन। एसएफडी से 1-2 क्वेश्चन पूछता है, फिर आपका टॉर्सन वॉर्सन से कभी पूछता कभी नहीं पूछता, बट ये 3 सब्जेक्ट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ आया। तो ये सारा चीज़ हो गया। तो अब हम लोग को स्टार्ट कर देना चाहिए हम लोग को सिलेबस, राइट। देखो होता क्या है ना, कभी कभी लड़के बोलते हैं कि सर डायरेक्ट लेक्चर ले लीजिए, इस सारे चीज़ को बताना इंपॉर्टेंट नहीं है। होता है बाबू, कभी भी क्या होता है ना, जो आप स्टडी करो उसको डेप्थली पहले जानो। होता नहीं कि कोई गेम में या फिर कोई गेम पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है, उसको वहाँ जाने के पीछे या फिर उस किसी का इंटरव्यू आप ले रहे हो, तो उसको इंटरव्यू लेने से पहले ये नहीं कि आप बहुत बड़े इंटरव्यूअर हो, आपको सब कुछ पता है तो डायरेक्ट बैठ कर कुछ भी पूछने लगे, कुछ भी उस पर आरोप लगा दिए। उससे पहले आपको स्टडी करना पड़ता, उसके उस पर्सन से रिलेटेड, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, उसका वर्क कल्चर कैसा रहा, वो इंसान है, वो मतलब उसका नेचर कैसा है, किस तरह का। हम अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कहीं अगर गुस्सा हो गया, फायर अगन हम ही को कर दिया, तो बस समझ रहे हो ना। तो इसीलिए आप भी जिस उसी तरह का सेम एग्जाम होता है, एग्जाम का सिलेबस या फिर बुक पढ़ने से पहले, कुछ भी पढ़ने से पहले आपको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसका सिलेबस बहुत अच्छी तरह से देखो, प्रीवियस ईयर का बहुत अच्छी तरह से देखो, पेपर कैसा पूछा जाता है, कैसा सिलेबस होता है, किस किस कॉन्टेक्स्ट से, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह अगर करते हो ना तो आपको जो सिलेक्शन का चांस है वो यहीं पे 60% पार हो जाता है। क्योंकि अधिकतर लड़का क्या करता है ना, स्मार्ट समझ के, अपने आप को स्मार्ट समझ के कुछ भी पढ़ने लगता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो कुछ भी पढ़ने लगेगा, गेट का स्टडी करना लगेगा, सिलेबस कोई और चीज़ का स्टडी करना ढेर सारा पढ़ लेगा, जब एग्जाम में जाएगा तो उससे नहीं बनता है, जबकि बहुत सारा जानता है कि इतना कॉम्प्लेक्स हो जाना पढ़ के। वहीं जो लड़का स्मार्ट रहता है वो पहले छांटता, सिलेक्ट करता कि कौन कौन सा पूछा जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगा के 2-3 दिन उसी में खर्च करता है और फिर उसको पढ़ता है और वो चीज़ निकाल लेता है जॉब। तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप सिलेक्टिव चीज़ को पढ़ो। तो उसी के लिए बेसिस में वो सारे चीज़ को यहाँ पे किया हूँ, सिलेक्टिव चीज़ को ही लाया हूँ, ठीक है। नाउ तो लेट्स बिगिन द क्लास। हम लोग यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम लोग का आ जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या हो जाता है कि इसमें हम लोग स्ट्रेंथ, नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेंथ मटेरियल का, किसी भी जो मटेरियल है कोई भी रहे, चाहे वो आपका मेटालिक रहे या फिर नॉन मेटालिक रहे, उसमें
कितना उसका स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ कैसे जानेंगे? स्ट्रेंथ जानेंगे हम लोग फोर्स लगाते, यानी कोई भी बॉडी है, इस बॉडी में हम लोग फोर्स अप्लाई किए। फोर्स अप्लाई करने के बाद मान लो दोनों तरफ से अप्लाई किए, या इधर से भी अप्लाई कर दिए, इधर से भी अप्लाई कर दिए, है ना, हर तरफ से बॉडी अप्लाई कर दिए। अब इसके जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसके हम लोग इफेक्ट के बारे में देखते हैं। किसके देखेंगे? इसका इफेक्ट कि क्या इसमें पड़ता। मान लो डिफॉर्म होकर कुछ ऐसा हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि हम लोग अगर दबाएंगे तो डिफॉर्म तो हो ही जाएगा। तो इसके इफेक्ट में सबसे पहले हम लोग लगाएं फोर्स, और फोर्स लगाने के बाद देखिए कि इस बॉडी में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसी का स्टडी करते हैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। दैट इज वाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज दी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसीलिए हम लोग इसको और एक नाम से जानते हैं, कि किस नाम से जानते हैं? 1 मिनट। और एक नाम से जानते हैं, दैट इज योर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे ये भी आप लिख लो, मैकेनिक्स। ऐसे ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है कि भाई ये एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को दूसरा नाम और क्या है, बट एटलीस्ट आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हम लोग इसमें स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑन द बॉडी। यानी सबसे पहले हम लोग बॉडी में फोर्सेस अप्लाई करते हैं, और फोर्सेस अप्लाई करने के बाद उसमें जो भी इफेक्ट देखने को मिलता है उस इफेक्ट को हम लोग स्टडी करते हैं उस बॉडी में। दैट इज वाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज ऑल्सो नोन एज दी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। गॉट इट। अब यहाँ पे जो आ रहा वर्ड आपका मैकेनिक्स, व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिक्स? मैकेनिक्स क्या हो जाता है? मशीनिंग। देखो मशीन आ रहा है, मशीन से ही मैकेनिक्स बना है। मतलब जो दो अगर बॉडी है, दो बॉडी के बीच में कुछ भी रिलेटिव मोशन हो रहा है, दैट इज, तब उसको हम लोग मशीन बोल देते हैं। मान लो गियर है, या फिर एक कोई बॉडी है, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो हाथ से या पत्थर मार रहे हो, तो एक तो आपका बॉडी हो गया, और एक आपका हैंड हो गया, फिर कोई स्टोन हो गया, कुछ भी चीज़ है। जब ऑब्वियसली बात है, जब भी किसी चीज़ में मैकेनिक्स कब पढ़ते हैं? एक बॉडी अगर स्टेशनरी है, वो फिक्स है, तब तो यहाँ कुछ पढ़ना ही नहीं ना, तब इसको हम लोग मैकेनिक्स नहीं बोलेंगे। मैकेनिक्स कब कुछ में कुछ अप्लाई कर रहे हैं, कुछ फोर्सेस या कुछ भी हो, यानी कि दो बॉडी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेशनरी है, एक तो रिलेटिव होना चाहिए, मतलब एक बॉडी मोशन में होना चाहिए, फिर दोनों में स्टेशनरी हो जाएगा, दोनों मोशन में आ जाएगा, जो भी इफेक्ट वगैरह देखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग मैकेनिक्स। तो इस मैकेनिक्स से हमारा 3 सब्जेक्ट बनता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, कभी भी लड़का जो पेड कोर्स वगैरह मेरे से पढ़ता है, तो मैं क्या बोलता हूँ आप लोग को कि सिर्फ इंजीनियरिंग को में ना 3 ही सब्जेक्ट है मोटा मोटा। जैसे एक तो हो गया थर्मल इंजीनियरिंग, ठीक है, एक हो गया प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एक हो गया आपका मैकेनिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट है, इसी से सारा सब्जेक्ट बना हुआ। वाई? देखो क्यों बोलते हैं, अभी तो फिलहाल 3 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस मैकेनिक्स से ही, जो ये आपका मैकेनिक्स आया है, इससे 3 चैप्टर इंजीनियरिंग का निकला है। कौन कौन सा सब्जेक्ट निकला है सर, वो हमको बता दिए। देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स के बारे में। सबसे पहले पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी मैं बताऊंगा, पहले लिख लेते दीजिए। एक होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मल बॉडी। क्या हो जाता है? डिफॉर्म। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, तो जो भी स्टूडेंट, और एक चीज़ याद रखना, ये बहुत सारे स्टूडेंट को हम देखे हैं कि मान लो किसी को, मान लो रिजिड बॉडी पता है, डिफॉर्मल बॉडी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप पढ़े हो डिप्लोमा बीटेक तो इतना तो आता है, ठीक है, आता है, ठीक है। किसी को नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब वगैरह भी करते हैं बहुत टाइम से छोड़ दिए हैं, बट कोई नहीं। लेकिन क्या करता है कि हमको पता, चलो इसको पार करके देखेंगे, ये तो हमको पता ही है। देखो मेरी बात, जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता ना, आपको कोई भी चीज़ कितनों क्यों ना पता, आपको रिवीजन करते रहना है। रिवीजन ही किसी भी इंसान को परफेक्ट बनाता है। आप देखे होंगे आईएएस वगैरह जो यूपीएससी में क्वालिफाई क्या क्यों हो जाता, रीजन ये रहता कि उन लोग एक बुक को 10 बार पढ़ लेता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप ना 10 बुक को पढ़ो, 10 बुक को पढ़िएगा, सबका अलग अलग कंटेंट रहता है, अलग अलग तरीका से समझाया जाता है, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। आप एक बुक को ही लो, उसको ही बार बार पढ़ो, उससे क्या हो जाता है, वो सारे बुक का हर बार जब बार बार पढ़िएगा, उससे कुछ नया ही समझने मिलेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो उस कॉन्फिडेंट मत रहना। हाँ, कॉन्फिडेंट रहना कब? जब जॉब लग जाएगा तब रखिए कि भाई अब हमको नहीं पढ़ना। लेकिन जब तक आप स्टूडेंट हो, जब तक प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जो चीज़ कोई बता रहा बार बार आप पढ़ो। हाँ, नहीं टाइम रहे तो बात अलग है, बट अगर रिवीजन कर रहे हो तो आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका फायदे ही होगा, घाटा कभी नहीं होगा। तो आगे एक होता है मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, एक होता है मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मल बॉडी, और होता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड। यानी कि अब आ जाता है कि भाई व्हाट डू मीन बाय रिजिड बॉडी। देखो यहाँ पे हम दिखाए हैं, यहाँ पे एक है आपका डिफॉर्मल बॉडी, एक है रिजिड बॉडी। रिजिड मीन्स पता है क्या होता है? ढीठ होता है। रिजिड मीन्स होता है ढीठ। ढीठ इंसान होता है ना, जिसको उसको कुछ भी कर लो, है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता है। जैसे होता है ना, कोई कोई घर में मेहमान आ जाते हैं, वो घर से जाते ही नहीं है, उसको कुछ भी कर लो, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ढीठ, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। उसी तरह रिजिड बॉडी ढीठ बॉडी होता है। उसमें जैसे यहाँ देखो 2 फोर्स है, मान लो ये 10 न्यूटन का है, 10 kg है, मान लो यहाँ पे 10 kg है, 10 kg है, दोनों लोड लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है नीचे की तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेकिन देखो ये जो यहाँ पे बॉडी रखा हुआ है ढीठ है, मतलब भले ये फ्रैक्चर करके टूट जाएगा, बट ये मुड़ेगा नहीं, झुकेगा नहीं। तो दिस इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। बात समझ में? मतलब रिजिड बॉडी ऐसा बॉडी होता है जिसमें फोर्स वगैरह जब अप्लाई करते हैं उसमें कोई भी इफेक्ट देखने को मिलता नहीं है। हाँ, डायरेक्ट वो ब्रेक हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? ब्रिक आप ले लो,
ब्रिक, ठीक है, जो ईंटा आपका होता है घर का ईंटा को आप दोनों तरफ से अगर मोड़ोगे, ठीक है, दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई करके मोड़ोगे तो ब्रेक डिफॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है। ये नहीं कि कुछ देर बाद ऐसा हो जाएगा, वो भले एक टाइम के बाद वो ब्रेक कर जाएगा, टूट भले जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं, आपको डिफ्लेक्शन देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो ये हो गया रिजिड बॉडी। सेकंड वाला आ जाता है डिफॉर्मल बॉडी, यानी कि वो डिफॉर्म हो जाएगा अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो इजीली वो डिफॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फोर्स अप्लाई जब कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे मुड़ गया, कुछ देर बाद ये मुड़ गया। जैसे एग्जाम्पल आप ले लो, स्टील का कोई बर्तन ले लो नॉर्मली, या फिर जो आप पेन यूज़ करते हो, जो आप पेन यूज़ करते हो ना, एक होता है हम लोग यूज़ करते हैं लिखो फेंको, जो आपका बेसिकली अभी के टाइम पे तो हर कोई यूज़ करता है, जो प्लास्टिक का बना रहता है पेन सब, ठीक है, जो हम लोग लिख के फिर फेंक देते हैं, उसको आप मोड़िएगा तो मुड़ जाएगा। फिर जो स्टील रूल होता है, स्टील रूल को आप मोड़ोगे तो कुछ देर बाद ऐसे मुड़ के हो जाएगा, समझ आया। तो इस सबको कहा जाता है डिफॉर्मल बॉडी। तो हम लोग जो मैकेनिक्स है वो एक तरह था आपका सॉलिड बॉडी, एक होता है रिजिड बॉडी, और दूसरा होता है वाटर यानी कि फ्लूइड। फ्लूइड क्या हो जाता है, फ्लूइड बोलते हैं जो बहता है, जो फ्लो करता था ना उसको हम लोग बोल देते हैं, जो भी फ्लूइड है वो जो फ्लो करेगा उसको हम लोग फ्लूइड बोल देंगे। जैसे एयर, आप बोलेंगे सर वाटर जो होता है वाटर, फिर आपका ऑयल आ गया, सर ये सब तो फ्लूइड बोल सकते हैं कि सबको ये समझता है फ्लूइड मीन्स पानी होता है सिर्फ, नहीं, हवा को भी हम लोग फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि फ्लूइड बहता है, तो जिसमें भी बहने का प्रॉपर्टी है, फ्लो होता है, उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड में भी तो प्रेशर लगता है, फ्लूइड में भी पानी में हम लोग प्रेशर लगाते हैं। तो हम लोग जो वाटर में हम लोग देखते हैं फोर्स अप्लाई करके उसका इफेक्ट, उसको हम लोग पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड में। तो यहाँ से 3 चैप्टर कौन कौन सा निकला, मैकेनिक्स ऑफ रिजिड बॉडी किस में स्टडी करते हैं बताइए। तो स्टूडेंट को अगर पता होगा तो इसको बताइएगा कमेंट करके, मुझे पता है सर, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आप देखे होंगे मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, स्पीड पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं, एक्सेलरेशन पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ का पढ़ते हैं। और बॉडी जो हम लोग मानते हैं वो रिजिड बॉडी मानते हैं, हमको उसमें इफेक्ट नहीं देखना पड़ता है। आप मान लो कोई बॉडी है ना, इसमें हम लोग फोर्स इधर लगाएं और ये डिस्प्लेसमेंट चल गया, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी पढ़ते हैं कि बॉडी एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ था, कुछ देर बाद इतना हो गया, तो पहले बॉडी यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ तक चल गया, तो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। फोर्स जब हम लोग अप्लाई किए तो बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ चल गया, पोजीशन उसका चेंज हो गया, B1 से लेकर B2। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये देखते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट किया, या फिर कितना बॉडी में एक्सेलरेशन आया, या फिर कितना वेलोसिटी कितना था। कभी हम लोग ये देखते हैं कि इस बॉडी में डिफॉर्मेशन कितना है, नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो जो बॉडी है मेरा आपका क्या है, रिजिड है, मतलब फोर्स उस अप्लाई करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई और चीज़ का स्टडी करना रहता है, समझ आया। इस तरह हम लोग क्लासीफाई करते हैं इजी, वैसे उसमें भी डिफॉर्म आएगा। कोई भी बॉडी रहता धक्का मारते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना आएगा, कुछ तो आएगा, बट हम लोग को हर भाई स्टडी करेंगे कैसे, अगर हर चीज़ ऐसे रहेगा तब तो भाई कर ही नहीं पाएंगे ना, तो किसी चीज़ को हम लोग को मिनिमाइज या फिर इसको छोड़ना पड़ता है। अब आ जाता है मैकेनिक्स और डिफॉर्मल बॉडी। जो अभी हम लोग बॉडी स्टार्ट किए हैं, जो सॉरी बॉडी बोल रहे हैं, अभी जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इन सॉम, इसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफॉर्मल बॉडी। इसीलिए देखिए मान लो ये हम जो फिगर यहाँ दिखाए गए हैं, ये जो बड़ा सा आपका ब्रिज देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है, तो कितना दिन के बाद ये जो है वो बेंड कर जाएगा या फिर गिर सकता है, टेंसाइल फोर्स कितना हम लोग एक्ट करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स कितना जो एक्ट करेंगे, जो बीम दिया जाता है, तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं उसका इफेक्ट देखते हैं, यानी ऐसा बॉडी कैसा होता है, डिफॉर्मल बॉडी होता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। इसी में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ते हैं। जैसे कोई कुर्सी हो जाता है, घर में कुर्सी होता है, इंडियन लोग जानते हैं, अगर एक जो कुर्सी लगाया गया है आदमी को बैठने बोलता है कि भाई इसमें आदमी बैठो, बट हम लोग क्या करते हैं उसमें चावल का बोरी डाल देते हैं, कपड़ा डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर इसमें अगर बनाया जाता है कि भाई इसमें 100 kg का कोई आदमी बैठेगा, फिर सामान रखा जाता है, तो इसको 300 या फिर 400 तक का कैपेसिटी चेक करके बनाया जाता है कि अगर इस 400 तक भी अगर कोई लोड आ गया तो ये टूटे ना। तो इसी को बोलते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी, मतलब हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा लोड तक ही झेल के इसको बनाते हैं। समझ आया कि नहीं, वो चीज़ है, समझ लो वही चीज़ है कि अगर मार्केट आप जा रहे हो, मार्केट को पता है हमको 500 रुपये का सामान खरीदना है, कुछ हमको मार्केटिंग करना है, 500 रुपये का मेरा हो जाएगा, बट आप थोड़ा ज़्यादा पैसा लेके जाते हो, आप 700 रुपये लेके जाते हो या फिर 1000 रुपये लेके जाते हो, इसलिए कि चलो बाय द वे फैक्टर ऑफ सेफ्टी, अगर कुछ हो गया बीच में, अगर कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ मुझे मिल गया सामान तो वही कहलाता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वो किसमें पढ़ते हैं, डिफॉर्मल बॉडी में, क्योंकि इसमें आपका डिफ्लेक्शन वगैरह देखने को मिलता है, डिफॉर्मेशन होता है। देन आ जाता है मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, तो ये तो ऑब्वियसली बात है, फ्लूइड मैकेनिक्स आ गया। तो क्या पता चला यहाँ से, देखिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, एज मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आप लोग को जीरो आता है, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत आता है, मैं किसी को जो है कुछ मतलब बुरा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता, मैं सोच के चल रहा हूँ, क्योंकि हर वो स्टूडेंट जब जीरो से आप स्टार्ट कीजिएगा ना, आप अपने आप को सोचिएगा ना कि हम बहुत जानते हैं, तो आप उसमें लेक कर सकते हो। आप जानते हो अच्छी बात है, आप रिवीजन आपका हो रहा है, बट आप शुरू से स्टार्ट करोगे तो और मज़ा आता है, और ये बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ भी है, तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा।
चलो, तो यहाँ से 3 सब्जेक्ट हम लोग को मिल गया, तो ये तो आपका नॉर्मली हो गया। और मैं अभी आपको चैप्टर भी बता दिया कौन कौन सा हम लोग चैप्टर यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप लोग को नोट डाउन कर लेना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट, ओके, या फिर मैं यहाँ पे इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ, पहले मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। स्टडी करते हैं हम लोग, जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का। हम लोग ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग? स्ट्रेस। थोड़ा मैं पेन का थिकनेस को बढ़ा लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यह आ जाता है कि स्ट्रेस क्या हो जाता है, स्ट्रेन क्या हो जाता है नॉर्मली सर, है ना। देखो, जो मेरा स्ट्रेस हो जाता है उसको हम लोग बोलते क्या है? स्ट्रेस। स्ट्रेस हो जाता है कि जब हम लोग कोई बॉडी रहता है, आप समझना फिगर वाइज, ठीक है। ये मेरा कोई बॉडी है, ये मेरा बॉडी है, इस बॉडी में हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? फोर्स अप्लाई करते हैं। ये मेरा फोर्स है और इसमें पूरा का पूरा होल एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया है जो हम यहाँ रेड से दिखा रहे हैं, पूरा का टोटल एरिया है। तो क्या हम पूरा एरिया का बात करेंगे या फिर एक छोटा एरिया का लेते हैं? मान लो ये बहुत बड़ा है, मान लो इतना बड़ा बॉडी है मेरा। अब इतना बड़ा बॉडी का मान लो कोई बहुत बड़ा ट्रक है, उससे ज़्यादा उसमें कोई फोर्स कितना लोड पड़ रहा है, उसमें हम लोग स्ट्रेस निकालना चाह रहे हैं, या फिर कोई स्टेडियम बना रहे हैं उसका, तो पूरा का पूरा एरिया को लेना इज़ नॉट अ गुड आइडिया और बहुत टाइम टेकन हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लो ये पूरा जितना मैंने बहा ग्रीन में इतना बड़ा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसका मान लो ये एक्स पूरा है, तो हम लोग यहाँ छोटा पार्ट ले लेते हैं, डी एक्स ले लेते हैं। इस पार्ट को सिर्फ ले लिए और इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कितना यहाँ पे फोर्स लगाने से स्ट्रेस आता है। यानी स्ट्रेस आपका क्या हो जाता है, अगर स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, स्ट्रेस हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। और एरिया हम लोग क्या लेते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि ये एरिया लेंगे, dx वाला एरिया लेंगे, मतलब क्या लेंगे यहाँ पे? फोर्स मतलब F अपॉन dx, मतलब इस एरिया को लेंगे, ये वाला एरिया, dx वाला एरिया जो भी आएगा, dx नहीं लिखेंगे, एरिया लिख लो बेटर रहेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? F अपॉन a। और ये एरिया कौन सा? ये dx वाला छोटा एरिया। बोलेंगे सर पूरा का कैसे निकलेगा? जब ये हम लोग को निकल जाएगा, इसके बाद जब इसको इंटीग्रेशन करते हैं इस एरिया का, जो भी मेरा स्ट्रेस निकला, इंटीग्रेशन करते हैं तो पूरा का पूरा मेरा होल एरिया का पता चल जाता है। तो ये अच्छा तरीका है, किसी भी बड़े चीज़ का स्ट्रेस निकालना हो तो छोटे तरीका से निकालते हैं। और यही मेरा डिफरेंस हो जाता है प्रेशर में और स्ट्रेस में। आपको ये चीज़ इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप लोग क्या बोलोगे यहाँ पे? अगर आपसे वही बोले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर, बिकॉज एज वी नो स्ट्रेस जो होता है उसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, मैं पहले बता देता हूँ, और स्ट्रेन को दिखाते हैं हम लोग एप्सिलॉन से। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है, स्ट्रेन को। तो स्ट्रेस क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका, जैसे मैंने कहा सिग्मा से बोलते हैं इसको, तो स्ट्रेस इक्वल टू हो जाता है आपका फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। और प्रेशर जो हो जाता है, प्रेशर हम लोग P से दिखाते हैं, तो P इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो भाई ये भी फोर्स अपॉन एरिया, ये भी फोर्स अपॉन एरिया, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिंपल यही है कि इसमें जो हम लोग एरिया लेते हैं, ये हम लोग फोर्स अब एज्यूम कर रहे हैं, ये हम लोग छोटा सा स्ट्रिप का लेते हैं, ये dx लेते हैं, इस एरिया को हम लोग लेते हैं। जबकि अगर मैं प्रेशर का बात करूं तो प्रेशर में अगर इस एरिया का हम लोग इस बॉडी का बात करेंगे, इस बॉडी में फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, पूरा का पूरा होल एरिया हम लोग इसका एरिया को लेते हैं, ठीक है। और एरिया आपका क्या हो जाता है? एरिया होता है ब्रीथ इनटू लेंथ, यानी कि ये जो यहाँ से अगर b हो जाएगा, और सॉरी ये आपका l हो जाएगा और ये आपका b हो जाएगा, तो ये इंटू ये, यानी यहाँ पे क्या करेंगे? एरिया को b इंटू l कर देंगे। तो यहाँ पे अगर स्ट्रेस निकालेंगे या फिर प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो फोर्स जितना भी लग रहा है एरिया, यानी कि b इंटू एल। तो यहाँ से मेरा प्रेशर निकल जाएगा। अगर मैं एरिया यहाँ से निकालना चाहूँ तो एरिया का जगह स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स, तो मान लो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एरिया dx, तो dx और जो भी इसका यहाँ से यहाँ तक का कोई भी एक आपका कुछ भी लेंथ होगा लेंगे तो वो चीज़ हो जाएगा, तो यहाँ से स्ट्रेस निकल जाएगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो आपको क्या बोलना है कि सर जो आपका स्ट्रेस हो जाता है उसमें 6 क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम लोग लेते हैं नीचे में, और जो आपका प्रेशर हो जाता है उसमें पूरा एरिया को लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग? पूरा एरिया को लेते हैं। कंप्लीट एरिया में देखते हैं कि जब कंप्लीट एरिया में जब हम लोग प्रेशर लगाते हैं उसमें क्या प्रेशर पड़ रहा है उस बॉडी में, और स्ट्रेस में क्रॉस सेक्शन एरिया में फोर्स लगा रहे हैं तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है, फिर स्ट्रेस आ रहा है। तो ये तो आपका सिंपल डिफरेंस है, आपका डिफरेंस हो गया बिटवीन दिस एंड दैट। नाउ अब बात आ जाता है सर, एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि स्ट्रेस इक्वल टू हो जाता है आपका फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मैं शॉर्ट में कर देता हूँ C इंटू ए। ओके, अब आ जाता है मेरा स्ट्रेन। अब भाई स्ट्रेन क्या हो जाता है? स्ट्रेन बता दीजिए। स्ट्रेन को एप्सिलॉन से दिखाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा यहाँ लिख लो, यहाँ हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं। स्ट्रेन क्या हो जाता है सर? स्ट्रेन क्या हो जाता है कि मान लो ये मेरा बॉडी है, ये मेरा कोई एक बार है, ठीक है, इस बार में हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाएं,
टेंसाइल फोर्स क्या हो जाता है, जब इसको हम लोग खींचते हैं उसको बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ यहाँ फिगर पे, इसे मैं सारा चीज़ को लाया हूँ ताकि आप लोग को वो चीज़ समझ आए। देखो यहाँ पे आप टेंसाइल फोर्स देख रहे होंगे, ये गेम हम लोग खेलते हैं ना बचपन में, इधर से 3 आदमी खड़ा हो जाए, इधर 3 आदमी खड़ा हो जाए, बीच में एक लाइन दे देते हैं और बोलते हैं जो इधर में जो लूज कर जाएगा, जो आदमी गिर जाएगा, रस्सी पार हो जाएगा, वो हार जाएगा। फिर जो कोई भी इंसान मान लो इधर आ जाएगा, ये वाला इधर, तो हम लोग जीत गए। ठीक है, हम लोग जीत गए, ये लोग हार गया। तो ये वाला गेम में क्या हो रहा है बेसिकली, देखो यहाँ पे एक रस्सी और रस्सी में दोनों तरफ से टेंसाइल फोर्स लग रहा है, दोनों खींच रहा है, यानी कि समझ लो कि पुल कर रहा है। पुल और पुश क्या हो जाता है, आप गेट गए होंगे ना कोई भी दुकान वगैरह में, तो जब हम लोग धक्का देते हैं तो उसको बोला जाता है पुश करना। और पुल में क्या हो जाता है, हम लोग खींचते हैं, जब हम लोग खींचते हैं तो उसको बोलते हैं पुश, पुल बोलते हैं। ठीक है, और जब हम लोग उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो उसको बोलते हैं पुश। तो जब हम लोग कंप्रेसिव, ये जो आपका टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ये कैसा लग रहा है देख रहे हैं, ये मेरा कैसा कर रहा है, खींच रहा है, इसको घींच रहा है, यानी कैसा फोर्स है, ये पुल है, तो ये पुल फोर्स है। तो पुल फोर्स हो जाता है मेरा टेंसाइल फोर्स। अगर कंप्रेसिव फोर्स का बात करें तो देखो यहाँ पे भी जो आपको दिख रहा है, ये भी आपका एग्जाम्पल ऑफ है आपका टेंसाइल फोर्स, ये दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। हम लोग एक्सरसाइज वगैरह में भी करते हैं, मसल्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग टेंसाइल फोर्स, तो यहाँ भी देख रहे हैं पुल कर रहे हैं, यहाँ पे पुल किया जा रहा है दोनों तरफ से। कंप्रेसिव फोर्स का बात करेंगे तो पुश का देखो यहाँ पे इधर से भी दबाया जा रहा है, इधर से भी दबाया जा रहा है, जैसे कोई रिंग को आपका जो स्प्रिंग है उसको दबाया जाना है, इज ए कंप्रेसिव फोर्स। जो हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह घर वगैरह बनाते हैं, इतना अच्छा घर आपको देखने को मिलता है, तो ये मान लो आपका बीम है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका बीम है। ठीक है, ये बीम है। अब आप बीम में देख रहे हो, यहाँ से ऊपर में भी घर बनाया जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा ये घर का। तो यहाँ पे जो बिल्डिंग रहेगा, ऑब्वियसली बात है, ऊपर से क्या लगाएगा, ऊपर से लगाएगा आपका कंप्रेसिव फोर्स, और नीचे से अर्थ से भी लगेगा कंप्रेसिव। तो ये जो आपका बीम रहता है, इसमें भी क्या लगता है, आपका कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई होता है। समझ आए। टेंसाइल फोर्स का बात करते हैं, इज ए गुड एग्जांपल ऑफ हैंगिंग ट्री, या फिर हैंगिंग कोई भी पॉट जो होता है, हम लोग पॉट वगैरह घर में टांगते हैं। ठीक है, गार्डन को सजाने के लिए। तो यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है बेसिकली कैसा लग रहा है, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लग रहा है। तो ये आपका रियल लाइफ में, जो रियल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। फिर आप देख लो पेंडुलम वाला घड़ी, यहाँ पे क्या देख रहे हो, आपका लोड है और यहाँ पे इस तरह करके एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इस तरह का फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे पुल कर रहे हैं, यानी खींच रहे हैं इसको, इस लोड को खींचा जा रहा है। तो दिस इज कॉल योर टेंसाइल फोर्स। तो देखो टेंसाइल में इस तरह का कुछ लग जाता है, इस तरह का। ठीक है, टेंसाइल फोर्स में हम लोग पुल कर रहे हैं यहाँ पे देखो कंप्रेसिव में क्या कर रहे हैं, इस तरह का पुश कर रहे हैं दोनों तरफ से। ठीक है, इसको दबा रहे हैं, तो यहाँ पे पुश कर रहे हैं हम लोग। और ये तो आपका शेयर स्ट्रेस हो गया। जब शेयर स्ट्रेस आएगा मैं तो शेयर बता दूंगा। शेयर में क्या लगता है, और चीज़ जान लो, टेंसाइल रहे या फिर कंप्रेसिव रहे, हम लोग जो फोर्स लगाते हैं वो मेरा नॉर्मल फोर्स हो जाता है। क्या हो जाता है मेरा नॉर्मल फोर्स, या नॉर्मल फोर्स बोलो या फिर एक्सियल बोल लो, एक्सियल फोर्स। क्या है एक्सियल फोर्स सर? एक्सियल फोर्स जब भी मेरा फोर्स लगता है परपेंडिकुलर लगता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। मान लो ये मेरा आपका बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे देख लो, जैसे यहाँ पे टेंसाइल लग रहा है या कंप्रेसिव जो भी लग रहा है, ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है। यहाँ पे जो हम इस तरह करके लगा रहे हैं लोड, ठीक है, ये कम मान लो टेंसाइल है तो टेंसाइल तो अपोजिट लगेगा, 1 मिनट, टेंसाइल फोर्स है तो इस तरह करके टेंसाइल लगेगा। यहाँ भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस तरह टेंसाइल फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या देख रहे हैं हम लोग, 90 डिग्री में लग रहा है ना, परपेंडिकुलर लग रहा है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, आपका नॉर्मल फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल फोर्स बोल देते हैं, या फिर इसको एक्सियल। एक्सियल क्यों बोलते हैं? नॉर्मल तो समझ में आ गया सर, परपेंडिकुलर रहता है। एक्सियल मीन्स देखो, एक्सिस अगर यहाँ पे ड्रॉ हम लोग करेंगे तो एक्सिस कैसा आ जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरह का एक्सिस होगा, एक्सिस जो आपका सेंटर से पास हो जाए, तो एक्सिस के पैरेलल ही तो है। या फिर आप ऐसे देख लो, ये देख लो, ये आपका रहा, ये आपका रहा, इसका एक्सिस कैसे जाएगा, कुछ एक्सिस इस तरह करके पार होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग टेंसाइल फोर्स यहाँ लगा रहे हैं तो एक्सिस के तो पैरेलल ही है, इसलिए इसको हम लोग एक्सियल फोर्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चाहे कंप्रेसिव हो, सेम वही चीज आ गया। शेयर स्ट्रेस में क्या आ जाता है, शेयर स्ट्रेस में क्या हो जाता है, मान लो ये कोई मेरा बॉडी है, इस तरह बॉडी है, तो बॉडी को हम लोग जब उसके पैरेलल फोर्स लगाते हैं, तो पैरेलल फोर्स अब हम लोग लगा रहे हैं, जैसे ये आपका टेंसाइल फोर्स हो गया, ये तो 90 डिग्री हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये तो नहीं कहलाएगा शेयर स्ट्रेस। इधर से भी लगाएंगे तो ये भी आपका क्या हो गया, कंप्रेसिव फोर्स होगा, सॉरी टेंसाइल नहीं, ये भी कंप्रेसिव आ जाएगा, इधर आएगा टेंसाइल फोर्स, कुछ इस तरह रहेगा टेंसाइल। तो टेंसाइल या फिर ये कंप्रेसिव देख लो लगा रहे हैं। तो दोनों केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है मेरा ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो सब तो मेरा क्या हो गया, नॉर्मल फोर्स हो गया, फिर एक्सियल फोर्स हो गया, नॉर्मल या एक्सियल फोर्स। लेकिन अगर कोई मेरा इस तरह का बॉडी है और उस बॉडी में हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर फोर्स आपका पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं। पैरेलल कैसे होता है, लाइन, इस तरह का लाइन होता है। देखो मेरा बॉडी का क्रॉस सेक्शन ऐसा है और हम लगा रहे हैं कुछ इस तरह का, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेयर स्ट्रेस, यानी पैरेलल फोर्स लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर शेयर फोर्स या फिर शेयर स्ट्रेस, जो भी आ जाता है, तो फोर्स जान लो। तो ये चीज़ होता है मेरा नॉर्मल और शेयर में अंतर।
तो इसका रियल लाइफ में कहाँ एग्जाम्पल है, चलो मैं इसको भी बता देता हूँ। जब इतना सारा चीज़ एग्जाम्पल बता देता हूँ तो ये भी देख लो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, जब हम लोग कपड़ा धोते हैं तो ये मेरा बॉडी रहता, कपड़ा मान लो मेरा बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, और इसमें देखो जब हम लोग मचोड़ते हैं तो मेरा पैरेलल फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं हम लोग, पैरेलल फोर्स लगाते हैं। तो दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ शेयर फोर्स। क्या हो जाता है, एग्जाम्पल ऑफ शेयर फोर्स हो जाता है। समझ आया। और यहाँ पे देखो बाकी दिखाया गया शेयर फोर्स आपका कैसे लगता है, पैरेलल लग रहा है। देखो यहाँ पैरेलल लग रहा है, यहाँ पे देखो 90 है, ये भी आपका 90 है और ये भी आपका 90 था, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपका दिखाया गया कंप्रेशन फोर्स, जब कंप्रेस कर देते हैं दोनों तरफ से दबा रहे हैं, टेंशन में दोनों तरफ से खींचते हैं। शेयर में आपका कैसा लग रहा है, पैरेलल लग रहा है। टॉर्सन देखो जब इसके अपाउट रोटेट करते हैं ना तो उसको टॉर्सन बोला जाता है। और बेंडिंग क्या हो जाता है कि मान लो इधर से भी एक लोड दिए, इधर से भी एक लोड दिए और बीच से एक लोड दिए। अब इसके चलते क्या होगा, ये कुछ देर के बाद ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा आपका, ऐसे मोड़ के हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर बेंडिंग। तो दिस इज कॉल्ड योर बेंडिंग फोर्स, ये टॉर्सन फोर्स, ये शेयर फोर्स, आपका टेंसाइल फोर्स और आपका कंप्रेसिव फोर्स। समझ आया। अभी जो है इंट्रोडक्शन वीडियो एक लेक्चर, पहला लेक्चर में आप समझ लो कि क्या क्या चीज़ होता है, अच्छी तरह से फील कर लो। अब बोले सर एक ऐसा एग्जांपल बता दीजिए जहाँ पे सब कुछ हमको देखने को मिलता है। तो आप एक ब्रिज में चल जाओ, वहाँ पे देखो क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे मैंने कहा था घर जो होता है, घर का कॉलम होता है, तो इसमें क्या लगता है, कंप्रेसिव फोर्स लगता है। देखो यहाँ पे कंप्रेसिव लग रहा है, ठीक है, खींच रहा है, इधर से टाइट हो रहा है, तो यहाँ पे ये कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। ऊपर से इस ब्रिज जो हम लोग बना दे, ब्रिज के ऊपर जो मेरा गाड़ी व्हीकल वगैरह जा रहा है तो व्हीकल के भी ये भी लगाएगा, नीचे में कैसा लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। टेंसाइल फोर्स कहाँ लगाएगा सर, टेंसाइल क्या हो जाता है, कोई बॉडी है तो दोनों तरफ से खींचता है। तो आप ध्यान से देखो ये जो मेरा आपका ब्रिज का जो बीम है ना, इसमें क्या लग रहा है, इन दोनों तरफ से इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों तरफ से टेंशन में है, देखो इसलिए टेंसाइल फोर्स दिखाया गया, इधर से भी टेंशन, इधर से भी टेंशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे दोनों तरफ से जब खींच रहा है तो इसमें पड़ रहा है टेंशन, इस बार में या जो बोल लो, ठीक है, इसमें पड़ रहा है टेंशन। लेकिन इसी का अगर हम लोग नीचे सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे लग रहा है कंप्रेशन, या फिर ये जो पूरा बीम है इसमें लग रहा है मेरा कंप्रेशन फोर्स, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस किया जा रहा है। समझ आया। तो कंप्रेशन भी लग रहा है इसमें, टेंसाइल भी लग रहा है। समझ आया, ये चीज़ है। तो इतना सारा चीज़ आई होप सो कि क्लियर हो गया ये सब सारे पॉइंट से कि क्या होता जाता है, ठीक है। ओके, हम लोग आ जाते हैं बैक टू दी आवर लेक्चर। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे स्ट्रेन के बारे में। जैसे मैंने कहा था स्ट्रेस किया जाता है फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप चाहे तो नोट्स में भी इस तरह कर लेना, यहाँ पे फोर्स दिखा देना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल दिखा देना, छोटा सा पार्ट dx। तो आप ये वाला एरिया को यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है, ये वाला एरिया को फोर्स। और आपका प्रेशर में भी आप लोग नोट्स बना सकते हो। प्रेशर क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। उसमें कौन सा एरिया को हम लोग लेते हैं उसका फिगर आप देख लो, कुछ इस तरह का रहेगा। यहाँ पे फोर्स अप्लाई होगा और पूरा हॉल एरिया को हम लोग लेते हैं। ये मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ है तो एरिया इक्वल टू L इंटू बी। तो ये पूरा एरिया को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ये चीज़। हम लोग स्ट्रेन का बात करें, स्ट्रेन क्या हो जाता है, मैंने कहा था टेंसाइल फोर्स तो समझ में आ गया होगा। चलो जब इसको हम लोग टेंसाइल फोर्स दोनों तरफ से खींचेंगे तो एक टाइम पीरियड के बाद ऑब्वियसली कि थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, टेंसाइल टेंड कर जाएगा। और ये जरूरी नहीं है कि इस साइड हम दिखा रहे हैं, बस समझाने के लिए। हो सकता है कि कुछ बॉडी मेरा ऐसा भी करे कि भाई दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा लंबा हो जाए, इधर से भी थोड़ा लंबा, यहाँ से भी देखो, यहाँ थोड़ा लंबा हो गया इतना और इधर से भी इतना लंबा हो गया। समझ आया कि नहीं। लेकिन मैं समझाने के लिए एक साइड ही ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, समझो इंपॉर्टेंट है। तो क्या हम लोग देख रहे हैं कि कुछ देर के बाद ये कितना हो गया, इतना था तो अब थोड़ा इतना बढ़ गया, मतलब कितना बढ़ा यहाँ पे, इतना थोड़ा बढ़ गया। और इतना मान लो ये पहले L लेंथ का था, अब क्या हो गया, यहाँ पे L लेंथ तो पहले से था ही, प्लस यहाँ पे डेल L, मतलब चेंज इन लेंथ यहाँ पे बोल रहे हैं, डेल L इतना और बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं, स्ट्रेन पे पहले कितना लेंथ था और बाद में कितना हो गया, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, यानी विकृति कितना आया, इसीलिए हम लोग हिंदी में बोलते हैं विकृति। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, चेंज इन लेंथ। ऊपर में हम लोग देखते हैं चेंज इन लेंथ, नीचे में हम लोग कर देते हैं ओरिजिनल लेंथ। क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो ओरिजिनल लेंथ मेरा क्या था, L था, और चेंज इन लेंथ कितना आया, डेल L, यानी चेंज इन लेंथ इतना मेरा चेंज आया लेंथ में, मैंने बढ़ा या घटा, जो बढ़ा या घटा उसको लिखते हैं। अब यहीं पे देखो घटेगा कैसे, लेट सपोज कि ये मेरा फिर से एक बार है और हम लोग अब कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेशन के चलते क्या हो जाएगा, मेरा बॉडी थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, और मान लो मेरा श्रिंक करके जो है इतना रह गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इतना थोड़ा मेरा श्रिंक कर गया, ये मेरा घट गया, तो यहाँ पे भी डेल L मेरा घटा। तो फिर से हम लोग यहाँ पे करेंगे L प्लस डेल L जो हो गया पूरा का पूरा मेरा, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक लेंगे क्या बोले, L प्लस डेल L, तो यहाँ पे इधर क्या होगा, L प्लस हो जाएगा डेल L, तब जाके इतना आएगा, ठीक है। सॉरी L माइनस डेल L, क्योंकि L तो पूरा का पूरा मेरा लेंथ था ना, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट मैं यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ तक आया तो मेरा L कहाँ तक था, L मेरा था ये पूरा का पूरा L था। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा L माइनस डेल L। 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा मेरा, L माइनस डेल L, क्योंकि जब हम लोग L में इस डेल L को
इस डेल एल को घटाएंगे तभी तो मेरा ये वाला सेक्शन आएगा। जब इस डेल एल को घटाएंगे तो इस डेल एल को घटा दें, एल माइनस डेल एल। तो यहाँ पे भी हम लोग निकाल सकते हैं कितना मेरा चेंज इन लेंथ आया और कितना मेरा यहाँ पे क्या हो गया। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी अगर हम लोग ये आपका टेंसाइल के लिए, कंप्रेशन के लिए भी सेम होगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे डेल एल यानी डेल एल कितना चेंज आया है, तो यहाँ पे भी डेल एल ही चेंज आया ना, और यहाँ भी डेल एल चेंज आया है। तो हम लोग चेंज देखते हैं घटा या बढ़ा। हाँ, अलग बात है टेंसाइल के हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और कंप्रेशन के लिए नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग न्यूमेरिकल में आपको बताएंगे। तो यहाँ से क्या देखें कि भाई स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाता है, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। चलो ये चीज़ क्लियर हो गया और इस चीज़ को आप लोग आई होप सो कि नोट डाउन कर लिए होंगे। नाउ अब हम लोग आगे बात करेंगे, मैं इस सबको भी डिलीट कर देता हूँ। इसका हम लोग देखते हैं यूनिट के बारे में, क्या देखेंगे यूनिट के बारे में। उससे पहले और एक चीज़, अगर आपको बोले जैसे मुर्गी और अंडा में कौन पहले आया था, आपको क्वेश्चन बोल दे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे भी ना इंजीनियरिंग में भी एक मुर्गी और अंडा वाला होता है केस। वो केस क्या हो जाता है कि आप बताओ सबसे पहले आपका स्ट्रेस आया था या फिर पहले स्ट्रेन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को इसके बारे में पता नहीं होता है। मैं आपको आज क्लियर करा देता हूँ। मान लो ये मेरा है एक बॉडी है, ये कोई स्टील का बॉडी है, राइट। ये क्या है मेरा, कोई स्टील का एक बॉडी है। चलो ठीक है भाई, ये ले लिए एक बॉडी, मस्त एकदम कलरफुल बॉडी है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस बॉडी में लगा रहे फिर से टेंसाइल फोर्स। इधर से लगाए टेंसाइल, इधर से भी लगाए हम लोग टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंसाइल फोर्स लगा लिए हम लोग। अब देखो क्या होता है, ये टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इधर तरफ से फोर्स लगाएगा कि भाई हम इसको थोड़ा खींच के बड़ा कर देंगे। क्या करेगा, खींच के लंबा कर देंगे बड़ा, और इधर से भी करेगा ट्राई खींच के बड़ा करने का। ऑब्वियसली बात है टेंसाइल फोर्स लगेगा, कुछ देर के बाद ऐसा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ क्या देखोगे कि यहाँ पे इतना बड़ा हो गया इधर डेल एल, और इधर भी इतना बड़ा हो गया, यहाँ पे भी डेल एल बढ़ गया, इतना डेल एल दोनों तरफ इंक्रीज हो गया मेरा लेंथ, क्योंकि टेंसाइल फोर्स लगा रहे। कंप्रेसिव लगाते तो घट जाता है। तो अगर आप ये बोलो कि जब यहाँ पे इस तरह का फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या लग रहा है, मेरा स्ट्रेन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज स्ट्रेन ही हो रहा है ना, यहाँ पे स्ट्रेस तो नहीं आया क्योंकि सबसे पहले खींचेंगे तो मेरा स्ट्रेन लगा, तभी नहीं डेल एल क्यों हम बोले, यानी कि हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यही हो गया, ये मेरा ओरिजिनल लेंथ था एल और ये मेरा चेंज इन लेंथ आया डेल एल। तो यहाँ हम लोग क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे मेरा क्या आया, पहले स्ट्रेन आया। अब जैसे यहाँ पे स्ट्रेन हम लोग खींचते हैं, इस बॉडी का भी तो कुछ पावर होगा। तब इस बॉडी का जो पावर है वो चाहेगा कि नहीं भाई हम खींचने नहीं देंगे, इतना आसानी से जो है हम तुमको लंबा करने नहीं देंगे। तो ये क्या करेगा, अपोजिट तरफ से एक फोर्स लगाएगा। वाइट से मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे देख लो, अपोजिट डायरेक्शन से एक फोर्स लगाएगा, और ये जो रहेगा ये आपका रेजिस्टिंग फोर्स रहेगा, जो कि चाहेगा कि इसको हम खींचने नहीं देंगे इस बॉडी को। आप देख लो कि रबड़ रहेगा, ठीक है। आप एक रबड़ को इस तरह जब खींचोगे टेंसाइल फोर्स से तो देखना तुरंत लंबा हो जाएगा, खींच के चौड़ा टाइप से हो जाएगा। लेकिन आप लोहा को ले लो तो इजीली तरफ से होता नहीं, क्योंकि उसके अंदर में एक रेजिस्टिंग फोर्स रहता है, पावर रहता है कि जब खींचते हो तो उसको होने नहीं देता। वो कब क्रिएट हो जाए, जब आप इसको लंबा करोगे, यानी कि जब यहाँ पे स्ट्रेन इंक्रीज होगा, तब उसके बाद में वो जो है स्ट्रेस जस्ट अपोजिट में लगता है कि नहीं इस बॉडी को हम नहीं लंबा होने देंगे। तो पहले आप क्या देखो, पहले आपका आया स्ट्रेन और फिर बाद में स्ट्रेस जनरेट होता है उसके बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंक्रीज क्या हो जाता है, आपका स्ट्रेन आ जाता है, देन आपका उसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस के चलते मेरा स्ट्रेस जनरेट होता है। तो याद रखना सबसे पहले कौन आया यहाँ पे, मुर्गी अंडा को पता नहीं, लेकिन इसका बहुत ध्यान रखना कि इसमें सबसे पहले जो आ जाता है दैट इज योर स्ट्रेन। पहले आपका स्ट्रेन जनरेट आया, फिर आपका स्ट्रेस आया। समझ आए, ये भी चीज़ क्लियर हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फंडामेंटल जब आप क्लियर रखोगे ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो आप उसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। चलो यूनिट, अब हम लोग बात करेंगे यूनिट का, डायमेंशन का। चलो भाई यूनिट देख लेते क्या हो जाता है। स्ट्रेस का अगर मैं बात करूं, अच्छा स्ट्रेस को आप और एक चीज़ से, जैसे स्ट्रेस मैंने क्या कहा कि स्ट्रेस कब आपका होता है, स्ट्रेन के बाद, स्ट्रेन के बाद आता है, इसलिए 2 नंबर लिखे हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं इसको डिफाइन करके कि ड्यू टू रेजिस्टेंस, यहाँ लिख दे रहे हैं, नीचे में लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ बोल सकते हो कि ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन मेसन। हाँ, तो इसका क्या मतलब निकाल रहे हैं, यहाँ डिफॉर्मेशन मतलब क्या बोलना चाह रहा है पता है आपको, डिफॉर्मेशन मीन्स बोल रहा है यहाँ पे स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन डिफॉर्म करता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, राइट। और यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रेस, जब स्ट्रेन होने लगता है, जब बॉडी में स्ट्रेन होने लगता है तब यहाँ पे अपोजिट लगाता है स्ट्रेस, ठीक है। ये आपका स्ट्रेन है, यानी यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। जब डिफॉर्मेशन होने लगेगा तब यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा कि हम होने नहीं देंगे, मतलब ये क्या है आपका स्ट्रेस है। तो ये आपका स्ट्रेन है, और यहाँ पे बाद में जब होता है ये आपका स्ट्रेन आ जाता है। तो देखो इसीलिए यहाँ पे हम किए हुए हैं कि यहाँ पे क्या लिखें, ओके यहाँ पे मुझे स्ट्रेस लिखना था,
STRESS स्ट्रेस, ठीक है। ओके, तो देखो क्या लिखे, ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मतलब ऑफ किसके चलते, डिफॉर्मेशन के चलते, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन, यानी कि डिफॉर्मेशन यानी स्ट्रेन के चलते उसमें रेजिस्टेंस आया यानी कि स्ट्रेस आया। तो स्ट्रेस कब आया, बाद में आया, पहले स्ट्रेन आया। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, एक सेकंड यहाँ पे मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे यूनिट का, जैसे मैं बता रहा था यूनिट, अगर मैं स्ट्रेस का यूनिट बोलूँ तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या आ जाता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स को मुझे पता है कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और एरिया का क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका यूनिट हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, पास्कल भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल, पास्कल या फिर PA से भी दिखाते हैं। तो पास्कल होगा यूनिट आपका, क्या हो गया आपका यूनिट, ऐसा यूनिट पास्कल हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट कभी कभी न्यूटन के जगह में आपका मीटर के जगह में mm में कन्वर्ट कर देते हैं, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर भी रहेगा। कहीं पे न्यूटन ना रह के किलो न्यूटन आपको दे दे, तो किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो सकता है। कभी आपका किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, मतलब ऊपर में आपका फोर्स रहेगा, नीचे में आपका एरिया रहेगा। ये आपको याद रखना है। ये हो गया यूनिट स्ट्रेस का। बात करते हैं स्ट्रेन का यूनिट के बारे में, यूनिट ऑफ स्ट्रेन के बारे में। तो भाई मुझे पता है चेंज इन लेंथ क्या हो जाता है, स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ को क्या हो जाता है, फंडामेंटल यूनिट, 7 तरह का फंडामेंटल यूनिट जानते हैं, उसमें हम लोग लेंथ के लिए मीटर लेते हैं, कपड़ा उपड़ा के लिए कुछ भी हम लोग करते हैं मीटर। तो भाई ऊपर में भी मीटर, नीचे भी मीटर, या फिर mm ले लो, ऊपर में भी mm, नीचे में mm, या फिर सेंटीमीटर, कुछ भी ले लो। आप कुछ भी लोगे तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, mm कट जाएगा, मीटर मीटर कट जाएगा। मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है यूनिट लेस रहता है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं रहता है। तो याद रखना, देयर इज नो यूनिट ऑफ स्ट्रेन, यानी कि नो यूनिट, ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। और यही सब बच्चा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, याद रखना, इसका यूनिट नहीं होता, लेकिन इसका यूनिट को हम लोग पास्कल बोल देते हैं या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है, स्ट्रेस का, सिग्मा का, और यहाँ पे आ गया एप्सिलॉन का। तो ये भी चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, और एक चीज़ न्यूमेरिकल की याद रखना कि अगर कभी भी जो भी आप स्ट्रेस निकालोगे, ठीक है, स्ट्रेस को भी कुछ भी जो आएगा, जो हो जाता आपका फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो शॉर्ट में, अगर आप करोगे तो F बाई एरिया क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। ओके, तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालते हो, ये अगर आपको चाहिए मेगा पास्कल में चाहिए, तो ऑलवेज रखना न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि अगर आपको आंसर लेना है मेगा पास्कल में, तो आप जो फोर्स लोगे वो न्यूटन में ले लेना। अगर किलो न्यूटन में दिया तो कन्वर्ट करके न्यूटन कर लेना। और mm में अगर दिया रहेगा एरिया, अगर नहीं भी दिया रहे मीटर में दिया तो mm कर लेना, और ये mm में रखना आपका एरिया। तब ऑब्वियसली आपका आंसर ऑटोमेटिक मेगा पास्कल में आ जाएगा। क्यों, मैं प्रूव करके बताऊंगा। अगर आपका किलो न्यूटन में दिया रहेगा, अगर मान लो आपका गीगा पास्कल में आंसर चाहिए, जैसे आपको प्रेशर बोलेगा कि फाइंड प्रेशर इन गीगा पास्कल, और ऑप्शन में इस तरह दिया है 9 GPa, फिर आपका बी में दिया है 10 GPa, यानी कि आपको गीगा पास्कल में। तब जो आपको फोर्स लेना है वो आपको लेना है किलो न्यूटन में, और जो एरिया लेना है वो आपको लेना है मीटर स्क्वायर में। ऑटोमेटिक आपका GPa में आंसर आ जाएगा। समझ आया कि नहीं, इस चीज़ का ध्यान में रखना। क्या बोले हम यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमको फोर्स आंसर चाहिए मेगा पास्कल में, तो हमको न्यूटन पर mm रखेंगे, और हमको गीगा पास्कल में चाहिए तब हम लोग लिखेंगे GPa रखेंगे। समझ आया, इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, इसको एकदम याद रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल कुछ एक दो आएगा ही आएगा, लेकिन वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। और मैं इसको कैसे, अगर मैं प्रूव करना चाहता हूँ तो प्रूव तो नहीं पूछता, बट जान लो। हम लोग देखे भाई, स्ट्रेस इक्वल टू हो जाता है प्रेशर अपन एरिया ले लो, फिर फोर्स अपन एरिया, और यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल भी बोलते हैं। अब मुझे पता है कि 1 mm इक्वल टू क्या जाता है, mm, यानी कि अगर मीटर में 10⁻³ मीटर, ये चीज़ हो जाता है mm, क्योंकि mm से हम लोग क्या जा रहे हैं, 1 mm से जा रहे हैं मीटर में, यानी बड़ा में जा रहे हैं। तो बड़ा जा रहा है तो छोटा कर दे, डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो जो 1 बाय हम लोग 1000 डिवाइड कर देंगे, यही ऊपर जाकर 10⁻³ मीटर हो गया, इसीलिए यहाँ पे हम ऊपर में लिखे हैं। तो अगर 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर, तो अगर हम बोलेंगे 1 mm स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻6 आ जाएगा, -6 मीटर आ जाएगा। समझ आया, मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ समझ आ गया कि 1 mm स्क्वायर इक्वल टू क्या निकल गया मेरा यहाँ पे, 10⁻6 मीटर, और 1 mm इक्वल टू 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1 यानी न्यूटन मीटर mm स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, न्यूटन ऊपर में रहेगा, और mm, तो mm इक्वल टू क्या देखें यहाँ पे 10⁻6 मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे कर देंगे 10⁻6 मीटर स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने ये वाला कहा है, यही वाला यहाँ पे यूज़ किए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो n, अगर 10 को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, यानी कि n × 10⁻6 बाय आ जाएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, तो ये तो पास्कल आ जाएगा। एंड 10⁻6 को हम लोग मेगा बोलते हैं,
और 10⁹ को हम लोग क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं। ठीक है, गीगा। तो यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं कि 6 आया तो इसको बोल सकते हैं मेगा, तो यानी मेगा पास्कल आ गया आंसर, तो इसको मेगा पास्कल। तो यानी समझ गए कि न्यूटन में पर mm हम लोग लेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे मेगा पास्कल मिलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसी तरह हम लोग क्या देखें यहाँ पे 10⁶ को हम लोग बोले आपका मेगा। ठीक है, एक सेकंड अच्छा से लिख देते हैं। 10⁶ को यहाँ पे देख लो, ये वाला चीज़ अभी जस्ट मैंने कहा है, इसी को ये मेगा पास्कल 10⁶ और हम लोग, चलो ठीक है यहीं से मैं कर देता हूँ। आई होप सो कि इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। देखो मेगा पास्कल बोले, मेगा क्या होता है 10⁶ हो जाता है, और पास्कल क्या हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। अब क्लियर है, ओके। अब हम लोग करना गीगा में कन्वर्ट। ठीक है, ओके। तो हम लोग को अगर हम किलो न्यूटन रख दे, जैसे मैंने कहा था कि किलो न्यूटन पर mm² अगर रखेंगे तब मेरा क्या आंसर आएगा। चलो ये रख दिए हम लोग। यहाँ पे क्या किए भाई, न्यूटन खाली यहाँ पे किलो आ गया, तो किलो की जगह में क्या हो जाता है 10⁻³ हो जाता है, और पहले से ही न्यूटन पर mm² इक्वल टू हम लोग ये रख चुके हैं, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁶ न्यूटन और मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, तो क्या है 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फिर से यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं, तो ये पास्कल आ गया, और 10⁹ को बोलते हैं गीगा, तो यहाँ पे गीगा। तो क्या देखें यहाँ पे फिर से कि जब हम लोग किलो न्यूटन पर mm² रखें तो हमको किस में मिला आंसर, गीगा पास्कल में। इसीलिए एकदम ये चीज़ कान खोल के एकदम याद कर लेना, न्यूमेरिकल में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे को तो यही समझ में नहीं आता है कि mm में करे कि मीटर में करे कि सेंटीमीटर में करे। सेंटीमीटर में दिया तो लड़का कंफ्यूज हो गया, चेंज नहीं करता और आंसर लेके बोलता कहाँ से आंसर आया। तो समझना ये सब इंपॉर्टेंट है, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VVI। ये आप अगर समझ लोगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए कुछ नहीं है। उसके बाद क्या स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आपको जानते हैं, सिंपली निकाल लोगे आंसर। तो ये चीज़ आपको समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाली चीज़ को मैं एकदम इक्वली बहुत अच्छी तरह से कराऊंगा। नाउ हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन नॉर्मली देख लिए। अब हम लोग देखते हैं हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ कुछ कहता है इसके रिलेटेड। हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या कहता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, वैसे इसको मैं अभी छोटा करके रख देता हूँ। ठीक है, वैसे मैं इसको हटा ही देता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ आप लोग लिख लेंगे, वैसे भी इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आई होप सो कि आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे। देखो ये सब चीज़ को बनाने में भले आप लोग को मजाक लग रहा होगा, मैं इसमें बहुत मेहनत किया हूँ। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत किया, कोई इतना नहीं करता। आप देख लीजिए यूट्यूब में कोई अगर पेड कोर्स भी देता ना, तो इतना सारा फोटो को क्लियर लेके हर एक चीज़ को लेकर फोटो, हर एक चीज़ को लेकर एक्सप्लेन करना कोई नहीं करेगा। इतना मेहनत मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई लड़का जो है पढ़े। और बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं, और आप लोग को पता है कि चैनल में कितना बड़ा स्ट्राइक लग चुका है, जो बहुत कोई चाहता कि ये बंदा जो आगे जाए ही ना। ठीक है, तो कोई नहीं, वो लोग अपना लगे रहे, कितना स्ट्राइक लगे हम लोग फिर से खड़ा होंगे, बस आप लोग का साथ चाहिए। नाउ यहाँ देखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहता है, मैं अभी हुक्स लॉ के बारे में टोटल बताऊंगा, बट जो जो बता रहे हैं वो सारा चीज़ को ध्यान दो, क्योंकि हुक्स लॉ आपको पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में डायग्राम लेते हैं ना, वहाँ पे एक लीनियर जाता है, फिर ऊपर जाकर फिर इस तरह करके भागता है, जहाँ पे जाता है एक प्रोपोर्शनल लिमिट रहता है, एक इलास्टिक लिमिट रहता है, एक अपर इल पॉइंट रहता है, लोअर इल पॉइंट रहता है, फिर आपका अल्टीमेट पॉइंट रहता है, फ्रैक्चर रहता है। ये मैं टोटल बताऊंगा। स्ट्रेन स्ट्रेन कर्व एक आएगा, वो स्पेशल चैप्टर में हाफ आवर के लिए बताऊंगा, उसके लिए वरी नहीं होना है। बट अभी फिलहाल जिसमें हम फोकस कर रहे हैं विद इन इलास्टिक लिमिट, मतलब क्या बोलता है कि हुक्स लॉ ये कहता है कि इलास्टिक लिमिट। अब बोलेंगे सर इलास्टिक क्या, पहले ये समझा दो। देखो इलास्टिक वही चीज़ को बोलते हैं कि अगर किसी बॉडी में हम लोग फोर्स अप्लाई किए, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, इस बॉडी में शेप एंड साइज इसका चेंज हो जाएगा। अगर इस तरह करके चेंज हो गया, और जब इसको फोर्स को हम लोग हटा लिए, पहले फोर्स था, इस फोर्स को हम लोग हटा दें, चलो हटा दें, हटाने के बाद क्या देखते हैं फिर से अपना रीगेन अपना शेप एंड साइज में आ जाता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इलास्टिक। मतलब उसमें इलास्टिक बिहेवियर। अगर वो नहीं आया, डिफॉर्म हो गया, ऐसे ही रह गया, चेंज नहीं हो पाया, उसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक। जैसे कैसे, आप एग्जाम्पल ले लो, लेट समझ लो कि आप कोई जो है पेन ले लो। ठीक है, एक पेन, या फिर पेन नहीं, पेन से बढ़िया आप रहेगा स्टील रूल, जब हम लोग स्टील का रूल होता है ना उसको, या फिर रबड़ ले लो सबसे अच्छा। चलो ठीक है, रबड़ ही ले लो, समझने के लिए इलास्टिक होता है वो भी। आप रबड़ को क्या करो, थोड़ा सा इस तरह करके मोड़ोगे तो कुछ इस तरह होकर मुड़ जाएगा, फिर आप छोड़ोगे तो फिर से रिगेन उस शेप एंड साइज में आ जाएगा। तो रबड़ क्या है मेरा, इलास्टिक नेचर का, इसलिए फिर से रिगेन शेप एंड साइज में आ गया। उसकी एनर्जी जब हम लोग मोड़ते तो कुछ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके रखता है, वही एनर्जी फिर से वो छोड़ता है तो अपना शेप एंड साइज में रिटर्न आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक। जब नहीं ला पाता है, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक बिहेवियर। तो इलास्टिक लिमिट तक, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करने का मतलब ये होता है कि जितना स्ट्रेस मेरा लगाएंगे उतना ही स्ट्रेन जाएगा। इसीलिए स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम में हम लोग जब देखेंगे तो इलास्टिक लिमिट तक, ये आपका इलास्टिक लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट तक एकदम लीनियर मेरा जाता लाइन, लीनियर जाता है। मतलब अगर ये मेरा 1 मीटर, हम अगर 2 मीटर लगाएं स्ट्रेस तो 2 मीटर मेरा आएगा स्ट्रेन। अगर 4 मीटर हम लगाएंगे, 4 मीटर तक हम 4 मीटर, सॉरी हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, सॉरी 1 मिनट, स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस को हम लोग क्या हो जाता है, यूनिट आपका पास्कल हो जाता है। तो अगर हम लोग मान लो यहाँ पे ये हम लगाए थे, यहाँ तक लगाए थे, तो अगर हम लोग 2 लगा रहे हैं पास्कल का प्रेशर लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो वो आपका 2 mm स्ट्रेन तो आएगा mm में ही, ठीक है, या फिर यूनिटलेस आएगा। तो 2 स्ट्रेन हमको देखने को मिलता है। अगर 4 लगा रहे हैं तो 4, अगर 8 लगा रहे हैं तो 8, मतलब एकदम लीनियर जाएगा। इसके बाद आगे पीछे हो जाता है, समझ आए? तो लीनियर करने का मतलब है कि उतना ही बढ़ता है। और अगर टर्म वाइज समझा दें कि अगर मेरा स्ट्रेस 2 है तो ये भी 2, ये 4 है तो ये भी 4, एकदम सेम जाएगा। प्रोपोर्शनल का मीनिंग वही हो जाता है, ठीक है। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा, ये होता है। अब यहाँ पे जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तब यहाँ पे एक कांस्टेंट मेरा जुड़ जाता है, ये सबको हटा देते हैं, ठीक है। जब यहाँ प्रोपोर्शनल को हटाते हैं एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं ई, और यही ई जो हो जाता है, ई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो ये जो मेरा ई होता है ये और कुछ नहीं होता, ये होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या हो जाता है आपका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं और यंग मॉडुलस। क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग मॉडुलस, ये दोनों को हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और ये मेरा क्या हो जाता है, आपका स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेन आ जाता है। यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो आपका रेशियो रहता है उसको हम लोग ई से दिखाते हैं, कैपिटल ई से दिखाते हैं, दैट इज योर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉडुलस। और यहाँ पे अगर इसका यूनिट का बात करेंगे तो यंग्स मॉडुलस का, तो मुझे पता है सर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो नो यूनिट इसका आएगा। अब जो स्ट्रेस का यूनिट रहेगा वही इसका रहेगा, तो इसका मुझे पता फोर्स अपन एरिया हो जाता है, और इसका मुझे पता न्यूटन पर एमएमएस का रह जाता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट हो जाता है वो भी मेरा सेम आ जाता है, यानी कि ई इज इक्वल टू स्ट्रेस इज इक्वल टू सेम यूनिट, यहाँ बोल लो सेम यूनिट। और यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर mm स्क्वायर, कुछ भी ले लो, या फिर पास्कल। ये चीज़ समझ आया? चलो ये चीज़ आपका हो गया, ओके। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये चीज़ समझ गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाता है कि सर कौन जो है, जैसे मैंने कहा था कि पहले आपका स्ट्रेन आ जाता बाद में स्ट्रेस आता था। मैं और एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। आपको ये लाइव भर कभी नहीं भूलिएगा। चलो हम लोग, आपको पता है कि जब हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व देखते हैं तो हम लोग जो यहाँ लेते हैं, जो आपका ये रहता है आपका वाई एक्सिस, ये रहता है एक्स एक्सिस। तो हम लोग वाई एक्सिस जो रहता है और ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस में हम लोग स्ट्रेस लेते हैं, क्या हो जाता है आपका स्ट्रेस यहाँ से लेते हैं, और हम लोग एक्स एक्सिस में लेते हैं स्ट्रेन, एक्स एक्सिस में क्या लेते हैं आपका स्ट्रेन लेते हैं, नाइस, ओके। और हमको विद इन इलास्टिक लिमिट कैसा जाता है मेरा, ये मेरा मान लो यहाँ पे एक आपका है प्रोपोर्शनल लिमिट, एक दोनों सटा हुआ रहता है, यहाँ एक प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, एक इलास्टिक लिमिट आ जाता है, इलास्टिक लिमिट, और ये हो जाता है मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट, पी जो होता है ये क्या हो जाता है मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट। वैसे हम लोग पढ़ते हैं हुक्स लॉ में, क्या पढ़ा अभी हुक्स लॉ में पढ़े कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। मतलब हम लोग पढ़े कि इलास्टिक लिमिट तक जो है स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब अगर फोर्स हम लोग लगाते हैं बॉडी में तो वो रिगेन अपना सेपरेट साइज में रिटर्न आ जाता है, लेकिन एक्चुअली याद रखना कि ये जो होता है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही हो जाता है, यानी कि प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे, जैसे ये मान लो ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट है और ये आपका इलास्टिक लिमिट है, पहला वाला प्रोपोर्शनल लिमिट और सेकंड वाला इलास्टिक लिमिट, तो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही ये लीनियर रहता है। इसके बाद जो है थोड़ा सा वो कर्व हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का जाता, समझ लो कि ये लीनियर पूरा गया, मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। कैसा गया कि ये मान लो मेरा क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट था और इलास्टिक लिमिट है, पहला और दूसरा, तो यहाँ तक तो पूरा लीनियर जाएगा, पूरा लीनियर गया, यहाँ से थोड़ा मुड़ना स्टार्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ से यहाँ तक ही ये लीनियर होता है, यहाँ तक ही लीनियर हो जाता है। इसके बाद यहाँ ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ से यहाँ तक, ये मेरा नॉन लीनियर होता है, नॉन लीनियर, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग बॉडी में फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो जब उसको छोड़ देंगे ना तो पूरी तरह से रीगेन अपना सेपरेट साइज में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत उसमें मतलब डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, राइट, ओके। और हम लोग यहाँ पे क्या देखें कि भाई स्ट्रेस हो जाता है मेरा वाई एक्सिस में और ये हो जाता है एक्स एक्सिस में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू, जैसे कि मान लो यहाँ पे
एक्सिस को ही ले लेंगे, y इक्वल टू 2x ले लेंगे। समझ आया कि यहाँ पे देखने को हमको इतना मिला, क्योंकि स्ट्रेस जो है मेरा यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे समझना, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ है। स्ट्रेस है आपका y एक्सिस में, y एक्सिस, और आपका स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन किस में है, x एक्सिस में, x एक्सिस में। और लेट सपोज लो y इक्वल टू 2x, जिससे हम लोग लीनियर मैथ में पढ़ते हैं, y इक्वल टू 2x ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, कौन आपका इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट। आप देखोगे ये वाला जो चीज़ जो है ये आपका इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, और ये जो है आपका y डिपेंडेंट है। अभी तक समझ में नहीं आपको आया होगा कि सर ये क्या आप बता रहे हैं। देखो मेरा बात समझो, यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू अगर 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 आ गया ना, y का वैल्यू 4 आ गया। अगर y का वैल्यू हम लोग x का वैल्यू जो मान लो 1 रख दिए तो क्या आ जाएगा मेरा, y इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू 3 रख दिए तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे कि सर मेरा y का वैल्यू वेरी कैसे कर रहा है, वेरी कर रहा है किस पे, मेरा x का वैल्यू जैसे जैसे मेरा चेंज कर रहे हैं तैसे तैसे मेरा वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ x का वैल्यू 1 रख दिए तो y का वैल्यू 2 आ गया, x का वैल्यू हम लोग 3 रख दिए तो y का वैल्यू 6 आ गया। यानी कि यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जो x है वो मेरा इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसका जो मन कर रहा है वही कर रहा है। और जैसे जैसे ये अपने आप को चेंज कर रहा है उसी बेसिस पे मेरा y का भी वैल्यू मेरा चेंज होता जा रहा है। यानी कि y मेरा कैसा है, डिपेंडेंट है, ये डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, x पे डिपेंड है। और इसीलिए जस्ट मैंने कहा x कहाँ पे है, x आपका रहता है x एक्सिस पे, स्ट्रेन पे, स्ट्रेन है। यानी कि पहले कौन आएगा, स्ट्रेन आएगा, बाद में कौन आएगा, स्ट्रेस आएगा। बात समझ में आया, क्योंकि स्ट्रेस क्या है, देखो यहाँ पे y पे ही तो स्ट्रेस है, देखो यहाँ पे y है, y एक्सिस, तो आपको y एक्सिस पे स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपका स्ट्रेस है। यानी कि स्ट्रेस जो है वो डिपेंडेंट है और स्ट्रेन जो है वो आपका इंडिपेंडेंट है। तो पहले कौन आएगा बताओ, x का वैल्यू पुट करेंगे तब ना y आएगा। इसलिए भी बोल सकते हैं कि मेरा जो स्ट्रेन हो जाता है वो पहले आ जाता है, स्ट्रेस मेरा बाद में आ जाता है। समझ आया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये कोई नहीं बताएगा आपको, कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताएगा, ऑफलाइन या आपका कहीं पे, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। चलो तो ये चीज़ हो गया। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इससे और एक चीज़ मुझे पता चल गया, ये आप लोग नोट डाउन लिख लीजिएगा कि द स्लोप ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, गिब्स देता हमको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन लीनियर पाथ। ये जो हम लोग लिखे स्ट्रेन इक्वल द मॉडुलस ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और जब इसका हम लोग ग्राफ देखें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का तो हमको क्या मिलता है, लीनियर मिलता है ना, उसी चीज़ का बात कर रहा है। या फिर इसको दूसरे टर्म में और एक बार लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि जो लीनियर पाथ, ये बुक आता है एग्जाम में पूछने के लिए, आपको पूछ देगा, ठीक है, कि बोलेगा आपको क्वेश्चन इस तरह देगा कि स्लोप ऑफ द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन गिव्स यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, आपको ऑप्शन ए दे देगा लीनियर, बी दे देगा कर्व, सी दे देगा आपको हाइपरबोलिक। तो आपको आंसर क्या मारना है, आंसर विल बी योर लीनियर पाथ। लीनियर जाता है क्योंकि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग इलास्टिक पॉइंट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी जितना स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा, यानी लीनियर जाएगा, एक जैसा जाएगा, यानी वेरी नहीं करेगा। यहाँ पे कुछ ऐसे देखने को नहीं मिलता ना ऐसे देखने को मिलता है, यहाँ पे एकदम लीनियर सीधा देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे और एक दूसरा क्या यहाँ पूछता है कि लीनियर पाथ इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम, पूरा ही लिख देते हैं, डायग्राम अप टू कहाँ तक होता है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है। एक्चुअली कहाँ तक जाता है मेरा, प्रोपोर्शनल लिमिट तक रहता है। जैसे मैंने कहा था कि ये मैं आगे बताऊंगा, याद रखना कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं इलास्टिक लिमिट तक, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोले कि भाई अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या बोला कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे देखें स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन कहाँ तक, इलास्टिक लिमिट तक। बट एक्चुअल में यानी यहाँ क्या बोल रहा कि इलास्टिक लिमिट तक मेरा ये जो ग्राफ जाएगा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, और ये मेरा यहाँ पे आ रहा है, मेरा एक आएगा यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट, एक आएगा इलास्टिक लिमिट। तो बोल रहा कि इलास्टिक लिमिट तक मेरा बॉडी में अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे और उसको छोड़ देंगे ना तो पूरी तरह से रीगेन अपना शेप एंड साइज में कंप्लीट लौट के आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो वही बोला नहीं, इतना बढ़ाएंगे तो इतना बढ़ा, ये अगर इतना घटाएंगे तो इतना घटेगा, एकदम सेम रहेगा। बट एक्चुअल में कहाँ तक आता है, मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही आ जाता है, एक्चुअली में यहीं तक आपका आता है, ठीक है, यहीं तक आपका आता है। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डिफॉर्मेशन मुझे देखने को मिलता है। तो एक्चुअली आपको बोलेगा तो कहां तक हो जाता है आपका, प्रोपोर्शनल लिमिट तक बोलेगा। मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, समझ आया, ओके। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आपका टॉपिक दिया गया है।
अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेन के बारे में या फिर स्ट्रेस के बारे में। तो चलो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत छोटा पेज कर दिया हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में, फिर हम लोग स्ट्रेस देखेंगे, टाइप ऑफ स्ट्रेन, ठीक है, चलो ठीक है। टाइप ऑफ स्ट्रेन, मैंने कहा था स्ट्रेन क्या हो जाता है, एप्सिलॉन से दिखाते हैं और ये होता है चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ होता है। नाउ अब ये कितना टाइप का हो जाता है, ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका नॉर्मल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत आसान है। एक होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेन, जिसको मैंने कहा था इसको बोलते हैं एक्सियल भी, ठीक है, एक्सियल स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हो जाता है, दूसरा टाइप का, सेकंड टाइप का जो वो आपका होता है, दैट इज कॉल योर शेयर स्ट्रेन। क्या हो जाता है आपका, शेयर स्ट्रेन। इसका दूसरा नाम और को बोलते हैं हम लोग एंगुलर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर स्ट्रेन। सर नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो जाता है, मैंने कहा था नॉर्मल स्ट्रेन क्या हो जाता है, वो परपेंडिकुलर फोर्स मेरा लगता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लोड जो लगता है, लोड परपेंडिकुलर यहाँ हो गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर मतलब ये जो आपका बॉडी इस तरह का कुछ अगर बॉडी मेरा रहेगा तो इस बॉडी के मेरा परपेंडिकुलर फोर्स यहाँ पे लगेगा। ये देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर लग रहा है, इधर से भी लगा तो परपेंडिकुलर लग रहा है, चाहे ये मेरा टेंसाइल ले लो या फिर मेरा ये कंप्रेसिव ले लो। बात है कि यहाँ पे अब लगाएंगे हम लोग कंप्रेसिव, तो इधर से आएगा, ये टेंसाइल इधर से जा रहा था, खींच रहा था, ये हम लोग को पुश करेंगे तो कंप्रेसिव। तो यहाँ पे अभी आप क्या देख रहे हो कि ये भी मेरा 90 डिग्री था दोनों तरफ और यहाँ पे मेरा 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है कि लोड लग रहा है क्रॉस सेक्शन के आपका परपेंडिकुलर लग रहा है उसी के, या फिर एक्सिस, एक्सियल स्ट्रेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सिस से पार कर रहा है, तो यहाँ पे एक्सिस के अलोंग लग रहा है, एक्सिस के अलोंग लग रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं। अब इतना से आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि सर इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन को या फिर एक्सियल स्ट्रेन को। कौन कौन सा पार्ट में, इसको दो पार्ट हो जाता है। फर्स्ट वन इसको आपका टेंसाइल स्ट्रेन और सेकंड इसको आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन। जैसे कि यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन कैसे दिखाएंगे, ये एक मेरा बॉडी था, इसमें हम लोग टेंसाइल फोर्स जब लगाएं तो कुछ देर के बाद क्या हो गया कि इसमें डिफ्लेक्शन इतना मुझे देखने को मिला, कितना देखने को मिला, इतना, ये डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे डेल यहाँ पे इंक्रीज कर गया, तो दैट इज कॉल्ड योर टेंसाइल। ये आपका 90 लग रहा है, ठीक है, ओके। इसके चलते टेंशन के चलते अगर कंप्रेशन का बात करेंगे तो कंप्रेशन ये मेरा बॉडी था, इसे हम लोग दोनों तरफ से कंप्रेसिव पुश फोर्स लगाएं तो जिसके चलते क्या हो गया, बॉडी थोड़ा श्रिंक करके छोटा कर गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इतना मेरा छोटा हो गया, ये डेल मेरा कम हो गया। तो यहाँ पे मेरा 90 लग रहा है दोनों तरफ, तो दिस इज कॉल्ड योर कंप्रेशन फोर्स। ये चीज़ हो गया। अब शेयर का बात करते हैं, शेयर क्या हो जाता है, शेयर देख लो कैसा हो जाता है। जैसे मैंने शुरू में कहा था आपको, शेयर स्ट्रेस क्या होता है, पैरेलल लगता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि लोड जो एक्ट करता है, लोड एक्ट पैरेलल, ये पैरेलल है शॉर्ट टर्म है, पैरेलल टू सरफेस। चलो ये चीज़ को मैं बता देता हूँ, ये आपका क्या है, पैरेलल है। और यहाँ पे जो चीज़ बताते ये आपका परपेंडिकुलर था, क्या था आपका, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये अब तो क्लियर है। अब शेयर स्ट्रेस कैसा हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये मेरा मान लो एक बॉडी है और बॉडी को हम लोग नीचे से कर दिए फिक्स, क्या कर दिए हम लोग, फिक्स कर दिए। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और परपेंडिकुलर क्या लगता है, यहाँ पे लोड करेगा, परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। मतलब ये अगर मेरा बॉडी है तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे फोर्स मेरा एक्ट कर रहा है। कैसा मेरा कर रहा है, परपेंडिकुलर ही एक्ट कर रहा है, समझ आया। तो जब यहाँ पे मेरा लोड इस तरह करके परपेंडिकुलर एक्ट करेगा तब क्या होगा, बॉडी मूव कुछ करके इस तरह का चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। मतलब डी और सी तो सेम रहेगा, लेकिन ये आ जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश, इस तरह का मूव कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग फोर्स लगाएं। ये कैसे समझिएगा कि मान लो आपका हथेली है, ठीक है, एक इस तरह का आपका हथेली है, समझ लो। तो हथेली के ऊपर में आप दूसरा हथेली लिख दो, रगड़ो हथेली के ऊपर। या फिर आप दूसरा तरीका क्या है, और एक चीज़ समझ सकते हो कि ढेर सारा आप इस तरह करके एक प्लेट है और प्लेट ढेर सारा यहाँ पे प्लेट रखा हुआ, एकदम पतला पतला ढेर सारा प्लेट रखा हुआ है, कोई चीज़ या फिर कांच रखा हुआ है, कोई खिलौना रखा हुआ है। जब यहाँ पे आप फोर्स लगाते हो, फोर्स जब लगा के धक्का मारते हो, क्या हो जाता है, प्लेट कुछ इस तरह फैल जाता है, कुछ क्या हो जाता है, इस तरह करके फेल होकर गिर जाता है। आप देखते होंगे घर में हम लोग करते हैं, ऐसे कुछ हो जाता है। तो क्या देखें, यहाँ पे फोर्स अप्लाई किए तो इस तरह का आपका शेप बन गया, लेकिन नीचे में अगर इसको फिक्स करके रख दिए हो तो यहाँ देखते हो जैसा का तैसा रहता है, जैसे जैसे धीरे धीरे मूव करता है। तो सेम वो चीज़ होता है, हम लोग पैरेलल फोर्स लगाते हैं। जो मेरा बॉडी रहता है सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाएं, जिसके चलते मेरा इस तरह का फोर्स देखने को मिलता है, ठीक है। तो दिस इज योर शेयर स्ट्रेस, ये चीज़ हो गया। अब इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर स्ट्रेस, क्यों बोल देते हैं उसके बारे में बताते हैं। सेकंड फिगर में बताते हो कि मान लो बॉडी अब कुछ इस तरह का है और यहाँ पे हम लोग इसको फिक्स कर दिए,
इस बॉडी को यहाँ फिक्स कर दिया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं शेयर स्ट्रेस, यहाँ पे अगर हम लोग लगाए थे, अब यहाँ लगाएंगे तो बॉडी अब मूव करके कैसे कर जाएगा, कुछ इस तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ था ए था और बी था, ये सी था और डी था, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो गया ए डैश था और ये आपका बी डैश हो गया, से यहाँ पे कर गया। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ अगर हम लोग इसको एक्स एक्सिस लेते हैं तो इसके अलोंग हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये आपका एक एंगल थीटा से मूव कर गया। तो यहाँ पे एंगुलर यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कैसा हुआ, आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। फिर स्ट्रेन हुआ तो स्ट्रेन कैसा हुआ, एंगुलर हुआ। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंगुलर स्ट्रेन। स्ट्रेन मीन्स चेंज इन लेंथ आया, यहाँ पे लेंथ का चेंज हुआ, इतना मेरा बढ़ गया फिर घट गया, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, मतलब घटा बढ़ा तो नहीं, ये शेयर लग रहा है, मतलब घसक गया। ये क्या हुआ, मेरा स्ट्रेन जो आया किसके चलते है, मेरा एंगुलर के चलते, एंगुलर मूवमेंट के चलते आए, इसलिए हम लोग इसको शेयर स्ट्रेन के साथ साथ मेरा एंगुलर स्ट्रेन बोलते हैं। और आपको पता है स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है आपका चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो देयर इज नो यूनिट, ठीक है। अब जिस तरह मेरा टाइप ऑफ स्ट्रेन हुआ उसी तरह मेरा आ जाता टाइप ऑफ स्ट्रेस। क्या आ जाता है मेरा, टाइप ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पे आप देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। नॉर्मली जिस तरह हम लोग अभी जस्ट देखें कि मेरा टाइप ऑफ स्ट्रेन दो तरह का था, फर्स्ट वन इज कॉल्ड मेरा नॉर्मल स्ट्रेन, उसी तरह आ जाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, जो मेरा क्या लगेगा, परपेंडिकुलर फोर्स में लगेगा, ठीक है। यानी कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया उसके लोड जो एक्ट करेगा वो मेरा परपेंडिकुलर लगेगा, इस टाइप से लोड करेगा, मेरा परपेंडिकुलर एक्ट करेगा। और दूसरा जो मेरा फोर्स होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस, या फिर इसको बोल लो आप इसी तरह, तो शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल को हम लोग एक्सियल भी यहाँ बोल सकते हैं, एक्सियल स्ट्रेस। तो बस जिस तरह का स्ट्रेस हो जाता है उस तरह का स्ट्रेन हो जाता है। और इसी तरह यहाँ भी जो है ये भी आपका दो तरह का हो जाएगा, फर्स्ट यूनिट को आपका टेंसाइल स्ट्रेस और दूसरा हो जाएगा आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ आया, तो ये चीज़ एकदम सेम चीज़ है, कोई बताने का जरूरत नहीं है। और यहाँ पे जिस तरह का शेयर मैंने कहा था शेयर स्ट्रेस, हो यहाँ भी शेयर स्ट्रेस होगा, सेम चीज़ का, ठीक है। और ये जो टेंसाइल और कंप्रेसिव होता नहीं, क्योंकि टेंसाइल कंप्रेसिव यहाँ नहीं होता, पूरा मूव ही कर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या करता है, ये मेरा मूव नहीं करता, ये पूरा इलोंगेट हो जाता है, फिर आपका धंस जाता है या फिर बढ़ जाता है एरिया। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब हम लोग देखेंगे और दो चीज़ के बारे में यहाँ पे लास्टली, ठीक है, फिर हम लोग क्लास को इंड अप करेंगे। बट थोड़ा सा आप और एक चीज़ जान लो। देखो हम लोग देखे थे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या मेरा कहता है कि भाई स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाता है मेरा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर अभी जस्ट मैंने आपने कहा कि स्ट्रेस जो स्ट्रेन हो जाता है वो मेरा नॉर्मली भी हो जाता है, मतलब टेंसाइल भी हो जाता है और कंप्रेसिव भी हो जाता है, ठीक है। उसमें भी हम लोग देखें कि स्ट्रेस भी हो जाता है, दो तरह का हो जाता है। स्ट्रेस कौन कौन सा होता है, दो तरह का, एक तो हो जाता है मेरा नॉर्मल स्ट्रेस और एक हो जाता है मेरा शेयर स्ट्रेस। तो सर आप जो ये जो बोल रहे हो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग से आपका जो स्ट्रेस हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो ये जो मेरा स्ट्रेस है, ये जो स्ट्रेस है वो मेरा कैसा स्ट्रेस है, क्या ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस है या फिर शेयर स्ट्रेस है। तो याद रखना ये जो स्ट्रेस हो जाता है ये मेरा नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता है। क्या हो जाता है ये आपका नॉर्मल या फिर एक्सियल। तो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है मेरा क्या, नॉर्मल स्ट्रेन के। तो क्या सर मेरा शेयर स्ट्रेन नहीं होता, शेयर स्ट्रेस नहीं होता है, शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस भी होता है। कैसे, देखो पहले यहाँ से एक चीज़ तो ये मेरा हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। यहाँ पे जो मेरा आ जाता है ये भी आपका हुक्स लॉ ही कहता है, यहाँ पे जो मेरा टाउ हो जाता है ये मेरा हो जाता है आपका शेयर स्ट्रेस। क्या हो जाता है आपका, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। यानी यहाँ पे फाई जो है वो आपका शेयर स्ट्रेन है और आपका जो टाव है वो आपका शेयर स्ट्रेस है। यहाँ पे जो आपका सिग्मा है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस है और आपका जो एप्सिलॉन है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेन है। समझ आया, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। दोनों कहाँ से आया, दोनों को मैं बता देता हूँ, दोनों से क्या कॉन्स्टेंट निकलता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ हम लोग अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जानते हैं कि पहला पार्ट लेते हैं स्ट्रेस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब लोग अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो देख लिए कि यहाँ पे ई आ जाता है जिसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस इक्वल टू हो जाता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ये चीज़ हम लोग देखें, यहाँ पे देखेंगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ और एक बात कहता है कि जो शेयर स्ट्रेस होता है वो भी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन का। यहाँ पे भी हम लोग प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं जी, यानी जी क्या हो जाता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर यंग्स मॉडुलस। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या बोलते हैं इसको हम लोग शेयर मॉडुलस। इसको मैं पूरा लिख देता हूँ यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ, एक सेकेंड मैं थोड़ा स्पीड लिख रहा हूँ, आप लोग हैंडराइटिंग तो समझ गए होंगे ना।
LUS मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर और इसको बोलते हैं हम लोग शेयर मॉडुलस। अब बोलेंगे सर यहाँ पे शेयर मॉडुलस क्यों बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो हम बताएंगे शेयर क्यों आए, उसके पीछे भी लॉजिक है। तो यहाँ से जब हम लोग जी का वैल्यू निकालते हैं तो जी इक्वल टू क्या आ जाता है, टाउ बाई फाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर यहाँ पे जो आया ये जो हो जाता है मेरा नॉर्मल, ये नॉर्मल आ जाता है मेरा स्ट्रेस, और डिवाइड बाय जाता है मेरा क्या, नॉर्मल स्ट्रेन। और यहाँ पे सर जो आया ये मेरा हो जाता है आपका शेयर स्ट्रेस, और नीचे जो आया वो हो जाता है मेरा शेयर स्ट्रेन। दोनों का यूनिट ऑब्वियसली है कि आपको पता है कि यहाँ पे भी अगर मैं यूनिट का बात करूँ, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी में पहले बता चुका हूँ कि इसका कोई यूनिट होता नहीं है, स्ट्रेन का नीचे में जो है उसका कोई यूनिट नहीं होगा, तो इसका तो नो यूनिट। और यहाँ पे जो है स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मुझे पता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, फोर्स अपन एरिया, तो यह या फिर पास्कल। तो सेम यहाँ पे इसका भी सेम हो जाएगा, जी इक्वल टू क्या, टाउ अपन फाई है, फाई क्या आपका शेयर स्ट्रेन, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं है तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका नो यूनिट। और आपका क्या ये शेयर स्ट्रेस है, वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि फोर्स अपन एरिया, तो फिर से यहाँ पे पास्कल। इट मीन्स क्या पता चला कि मेरा प्रेशर का और आपका स्ट्रेस का, ठीक है, स्ट्रेस का, इसके अलावा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, ई का, जी का, सबका मेरा सेम यूनिट होता है। या फिर सिंपल आप इस तरह लिख सकते हो, पी का, स्ट्रेस का, सिग्मा का, इसके अलावा ई का, जी का, सबका मेरा सेम यूनिट होता है। क्या यूनिट होता है इसका यूनिट, आपको हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो पास्कल, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू भी हो जाता है फोर्स अपन एरिया, तो यहाँ पे भी आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस इक्वल टू हो जाता है आपका फोर्स अपन क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये भी आ जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। ई इक्वल टू मैंने कहा था स्ट्रेन बाई स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, तो हम लोग क्या देखेंगे, यही वाला यूनिट हो जाता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जी जो होता है शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन, तो यहाँ पे भी टाउ बाई फाई जो होता है, फाई का कोई यूनिट होता नहीं है, तो इस भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सबका सेम यूनिट होता है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और हम लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे सॉम में बहुत इंपॉर्टेंट 2-4 चीज़, जैसे एक जी आ जाता है, एक ई आ जाता है, एक आपका सिग्मा आ जाता है, एक आपका म्यू आ जाता है, और आपका के आ जाता है। मेरे रिलेशन जो है आपका 4 में हो जाता है इन चारों का, ठीक है। जी का हम लोग पढ़ चुके हैं, रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये यंग मॉडुलस। अब हम लोग इन दोनों के बारे में नहीं पढ़े, एक आपका आ जाता है पॉइजन्स रेशियो, और एक आ जाता है बल्क मॉडुलस, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग का यहाँ पे क्लास हो जाएगा खत्म। तो अब क्या इससे आगे बढ़ना चाहिए या फिर इसको इतना रखते हैं, 1 आवर से ज़्यादा हो चुका है, तो हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे। और इसी तरह हम लोग बहुत ही डिटेल वाइज आपको पूरा मन लगा के हम पढ़ाएंगे, अपना जी जान लगा के पढ़ाएंगे, हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, जो आपको पेड में मिलता है, मैं सारे चीज़ को फ्री में करूँगा। आपको बस एक ही काम करना है, क्या करना है आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करना, ताकि सभी बच्चों को ये चीज़ के बारे में पता चले, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मैं और अच्छा कंटेंट लाऊंगा और उतना मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आप अगर सेशन को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, फेसबुक में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में, जहाँ भी चलाते हैं आप सब प्लीज़ शेयर वगैरह करना, क्योंकि ये जो है आप ही लोग के प्यार से और आप ही लोग के सपोर्ट से चल रहा है। यहाँ कोई तो ना तो पेड कोर्स वगैरह आता है, ना है कुछ और आता है, तो आप लोग एटलीस्ट लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, यही आप लोग का गुरु दक्षिणा है, इससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम आए तो आप लोग को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि आपको लेटेस्ट इस तरह का मिलते रहे। आप लोग का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल क्रिएटर को यहाँ पे खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। ये ऐसा भी माहौल बना दिया गया कि मैं 2 साल से, आपको पता होगा कि 2 चैनल मेरा बर्बाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि मैं कम प्रोवाइड में या फिर फ्री में आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। और अनअकैडमी से वहाँ पे मैंने पहले एजुकेटर था, वहाँ पे छोड़ा तो लोग तो और पीछे लग गया है, ठीक है। तो आप देख लो कि यही चीज़ जो मैं यहाँ पे फ्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, सेम कोर्स को मैं अनअकैडमी में 30,000 से लेकर 24,000 से लेकर 60,000 74,000 तक गेट का कोर्स मेरा सेल होता था। सेम कोर्स, यही वाला चीज़ को प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे भी ज़्यादा मैं मेहनत यहाँ पे कर रहा हूँ आप लोग के लिए, फ्री में कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का सपोर्ट, आप लोग को प्यार जो मिलता है वो पेड में नहीं मिलता है, फ्री में। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जिसको पैसा का बहुत तंगी है, बहुत किल्लत है, लेकिन वो करना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया में ऐसा चीज़ है कि जो गरीब है बहुत गरीब हो जाता है, अमीर अमीर। क्योंकि यही वाला चीज़ होता है ना कि वही बच्चा पढ़ पाएगा जिसके पास पैसा होगा। हम चाहते हैं कि सब बच्चा पढ़े, जिसके पास टैलेंट रहे वो पढ़े। तो इसके लिए आपको प्लीज़ शेयर वगैरह कीजिएगा। अगर शेयर वगैरह कीजिएगा तो अच्छा रहेगा, जल्दी जल्दी मैं लाऊंगा, और नहीं तो मोटिवेशन थोड़ा खराब होता है। और क्या, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।